आवाज़ आ रही है बच्चों? दृष्टि, कुमकुम, सोहेल, शाहरुख, फैसल, आवाज़ आ रही है बेटा? कैसे हो बच्चों? बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम, राम राम, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। चलो बच्चों स्टार्ट है। चलो बेटा, अपना सॉलिड स्टेट का जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें अपने डिस्कस किया था बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जो क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अलग अलग प्रकार कैसे होते हैं। आयनिक होता है, कोवेलेंट होता है, मेटेलिक होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। क्लियर? कैसे होते हैं, एक एक प्रॉपर्टी अपने डिस्कस की थी, आपको याद है तो टेबल बना के। ओके, फिर उसके बाद अपने पढ़ा था बेटा क्रिस्टल लेटिस यानी त्रिविम जालक। ओके, क्रिस्टल लेटिस में हम पढ़ते हैं बेटा अलग अलग टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप के अपने डिस्कस किए थे, याद है ना? क्यूबिकल या क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। क्लियर? उसमें आर्म और एंगल का रिलेशन क्या होता है, नॉर्मली इन दोनों पे ही क्वेश्चन आता है बेटा। हर 2-3 साल से नीट और जे में घुमा फिरा के सीधा टिक लगाने वाला क्वेश्चन आता है। बच्चा रटता है लेकिन रटना नहीं है, मैंने ट्रिक के अकॉर्डिंग जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है बेटा, बहुत ईजी रहेगा। ओके, फिर उस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस टेबल के बेसिस पे वो भी मैंने बताया था बेटा, ऐसा ध्यान रखना, वैसा ध्यान रखना। क्लियर? चलो बेटा, आज आगे बात करते हैं अपने चैप्टर का, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल, यूनिट सेल, इसको हिंदी में बच्चों एकक कोशिका, इकाई कोशिका, एकक कोशिका कई सारे नामों से बोला जाता है। ओके, ये ध्यान रखना, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों बोला है तो ध्यान रखना बच्चों। इस चैप्टर के 2 पार्ट क्या है, ये तो इस चैप्टर की बैकबोन ही मान लो। जिस बच्चे को यूनिट सेल का आइडिया ना हो वो इसके क्वेश्चंस वगैरह अप्लाई कर ही नहीं पाता, कैसे करना है क्या करना है, क्योंकि सारा बेसिक इसमें आ जाएगा आज के लेक्चर में। ओके, कल वाले लेक्चर तक तो टिक लगाने वाला काम था, ये ऐसे होता वो वैसे होता, सीधा ऑप्शन चूज करना था, लेकिन समझने वाला पोर्शन मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है जो हमें न्यूमेरिकल्स में हमारे काम आएगा। क्लियर? ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैंने बात की तो चैप्टर में यूनिट सेल और वॉइड रिक्तिया, ओके, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे बेटा। ये 2 चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस बच्चे ने ये 2 पार्ट समझ लिए सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन उससे हो जाएंगे, और ये 2 चीज़ समझ में नहीं आई यूनिट सेल और वॉइड, वो सॉलिड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाता। ओके, और ये 2 चीज़ें हो चाहे बाकी कोई चीज़ें अपन ऐसे पढ़ेंगे ना, कभी आपने पढ़ा होगा ना किसी ने पढ़ाया होगा। ओके, चलो बेटा बात करते हैं यूनिट सेल। जैसे मैंने कहा हिंदी में बोलते हैं इकाई कोशिका, एकक कोशिका, इकाई कोशिका, कई सारे नामों से बोला जाता है इसे। क्लियर? आपको एक ही नाम ध्यान रखना है, यूनिट सेल, एक सिंपल सा वर्ड है। ओके, चलो बच्चों बात करते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो यूनिट सेल होता क्या है, नॉर्मली हम देखते हैं बच्चों, जैसे अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें, जीवित जीवों की बात करें तो नॉर्मली हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, अरे अपन क्या कहते हैं कि अपना शरीर होता है उसका जो सबसे स्मॉल पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं सेल, कोशिका। अरे बोलते हैं ना, अपन क्या कहते हैं कई सारी सेल होती है, सेल से मिलकर क्या बनते हैं बेटा, टिश्यू बनते हैं, ऊतक बनते हैं, टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं यानी अंग बनते हैं, और कई सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनाते हैं, और हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये बात जो मैंने बोली है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बोली है, जीवित जीवों की बात की है बेटा, जैसे अपन ह्यूमन मान लो या फिर प्लांट्स मान लो या फिर एनिमल्स मान लो। ओके, ये तो हमने इसकी बात की। अब आते हैं बच्चों बायोलॉजी से हट के अपने केमिस्ट्री पे आते हैं। अगर नॉन लिविंग सबस्टांस की बात करें, नॉन लिविंग सबस्टांस जैसे मान लो टेबल होगी, दीवार होगी, कोई पत्थर हो गया, स्टोन एंड कुछ भी हो बेटा, नॉन लिविंग सबस्टांस है, उसका जो सबसे स्मॉल पार्ट होगा उसको बोलते हैं यूनिट सेल। मैंने क्या कहा, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीवित जीवों में जो बॉडी का, शरीर का सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल, कोशिका, वैसे ही नॉन लिविंग सबस्टांस जो होते हैं अपने चारों तरफ अपन देखते हैं वो क्या, उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसका जो सबसे स्मॉल पार्ट होगा उसे बोलते हैं यूनिट सेल, इकाई कोशिका। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है बेटा, तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या कह सकते हैं, जैसे बायोलॉजी में अपन पढ़ते हैं बेटा तो क्या कहते हैं, यानी कई सारी जो सेल्स होती है, कई सारी सेल्स होती है वो 1 by 1, कई सारी सेल्स मिलियंस बिलियंस में जो कई सारी सेल होती है वो मिलकर पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनाती है, बनाती नहीं बनाती, वैसे ही यूनिट सेल भी क्या है, वो एक सबसे छोटा पार्ट है किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, क्रिस्टल संरचना का। क्रिस्टल का मतलब भी होता है बेटा सॉलिड से लेते हैं, इसका मीनिंग आ गया समझ में, सॉलिड का ये अल्टरनेट फॉर्म है, क्रिस्टल वर्ड बार बार यूज करते हैं। ओके, तो मैंने क्या कहा, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का क्या
वो सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने पर पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे बेटा। मैंने क्या कहा? वो सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करेंगे। बार बार रिपीट करने का मतलब है एक दूसरे के साथ जोड़ते जाते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, क्या कई सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाते जाए तो क्या होगा? पूरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, कोई दीवार होती है, कोई वॉल होती है या फिर कोई बिल्डिंग होती है, उसकी एक सिंगल ईंट, ओके, एक सिंगल ईंट की जैसे अपन बात करें तो क्या होता है? हमें पता है एक सिंगल ईंट अपने ली है, ओके, तो कई सारी जो ब्रिक होती है, अरे ईंट ब्रिक को बोलते हैं अंग्रेजों, समझ रहे हो ना? एक सिंगल ब्रिक होती है, एक ईंट होती है, उसको हमें पता है बार बार उसको रिपीट करते जाए, उसकी पुनरावृत्ति करते जाए, एक ईंट के कांटेक्ट में दूसरी ईंट रखे, आगे पीछे दाएं बाएं कई सारी ब्रिक्स हम रखते जाएं, ईंटें रखते जाएं, तो हमें पता है पूरी दीवार या पूरी बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है, नहीं होता? होता है बच्चों। तो एक सिंगल ब्रिक को, एक सिंगल ईंट को अपन क्या बोल सकते हैं? यूनिट सेल मान सकते हैं। जैसे अगर अपन क्या करें, पूरी दीवार या पूरे मकान को अगर एक पूरी स्ट्रक्चर माने, क्रिस्टल संरचना माने, तो क्या करेंगे? उसकी एक ईंट क्या हो जाएगी? उसकी एक यूनिट सेल हो जाएगी। ओके, तो अपन बुक्स की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम मैनी टाइम रिपीटेशन ऑफ विच कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड कॉल्ड एज यूनिट सेल। ओके, क्या कहेंगे? किसी क्रिस्टल संरचना का वह सबसे छोटा भाग जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? यूनिट सेल, इकाई कोशिका कहते हैं। समझ में आया? बुक्स की लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है बेटा, जैसे सिंपल वे में मैंने बताया है वो ध्यान रखना। क्लियर? सबसे छोटा पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने पर यानी क्या करेंगे? पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है, वही हो गया उसका क्या हो गया? यूनिट सेल, यानी इकाई कोशिका होगी। क्लियर? ठीक है बेटा। एक चीज़ और ध्यान रखना, एक ट्रू एंड फॉल्स में स्टेटमेंट बोला जाता है क्या? Unit cell is represent to all property of crystal structure. So, property of unit cell is considered as property of substance. मैंने क्या कहा? इकाई कोशिका किसी क्रिस्टल संरचना के सभी गुणधर्मों को दर्शाती है, अतः इकाई कोशिका के गुणधर्म ही पदार्थ के गुणधर्म माने जाते हैं। ओके, बच्चा कहेगा सर इसका मतलब क्या है? बुक्स की लैंग्वेज है लेकिन इसका मतलब क्या है? सिंपल वे में ये हमें ध्यान होना चाहिए। ओके, मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों? जैसे मान लो ये पूरी दीवार है, ओके, इसको अपन क्या मान रहे हैं? जैसे मान लो पूरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर मान रहे हैं, क्रिस्टल संरचना मान रहे हैं। ओके, अब देखो ये पूरी दीवार किससे बनी है, कैसे बनी है, इसमें कौन कौन से पदार्थ है, कैसे सबस्टांस किस टाइप के हैं। अपन पूरी दीवार को फोड़ फोड़ के अगर देखें तो हमें पता है टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, लेकिन इसका एक इजी मेथड भी क्या है बच्चों? अपन क्या करिए, इस दीवार का एक छोटा सा पार्ट ले, जैसे एक ब्रिक अपन ने ले ली है, एक ईंट अपन ने ले ली है। क्लियर? एक ईंट की अपन स्टडी कर सकते हैं कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी है, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, हार्ड फॉर्म में होते हैं, तो क्या होता है? एक ईंट का जो रिजल्ट आएगा वही पूरी दीवार का रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा? आएगा बच्चों। ओके, इसका डेली लाइफ में अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो होता है अपना ब्लड टेस्ट होता है बेटा। ओके, कैसे? जैसे अपन देखते हैं बेटा अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, जैसे मान लो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है बेटा। ओके, अपन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की अगर अपन बात करें तो क्या कहेंगे? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर हमें ब्लड टेस्ट करवाना हो तो क्या करते हैं? उस इंसान को निचोकर सारा ब्लड निकाल लेते हैं क्या? नहीं बच्चों, हमें पता है उसका सारा ब्लड नहीं लेते। क्या करते हैं? सिरिंज में हमें पता है ब्लड लेते हैं बेटा, क्या करते हैं? थोड़ा सा ब्लड यूज़ किया जाता है। ओके, और उस ब्लड का टेस्ट हम करते हैं तो जो भी उस ब्लड का कंपोजिशन होगा, थोड़ी सी अमाउंट का जो कंपोजिशन होगा, क्या होगा? कंप्लीट ब्लड का वही कंपोजिशन होगा या नहीं होगा? होगा बेटा, वही बात है। एक अपन बच्चों इकोलॉजी में पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होते हैं? इतने प्लांट होते हैं, ये स्पीसीज इतने नंबर में होते हैं, इतने लाख होते हैं, ये एनिमल इतने लाख होते हैं। अरे कोई काउंट करने बैठा है क्या? नहीं बेटा, सब बकवास होती है, फैकोलॉजी होती है। ओके, आप कहोगे सर इसका मतलब हम झूठी पढ़ रहे हैं क्या? आप झूठ नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आइडिया बेसिस पढ़ रहे हो बेटा, एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक है ये। ओके, रियलिटी एक्चुअल में क्या होती है बच्चों? देखो हमें पता है 1000 किलोमीटर में क्या होता है, लाखों किलोमीटर में वो फैले हैं फॉरेस्ट। एक्चुअल में क्या होगा? एक इंसान यहाँ से लेके वहाँ तक स्टडी करने पूरे जंगल में घूमेगा क्या? नहीं बच्चों। तो एक्चुअल में स्टडी करने का क्राइटेरिया क्या होता है बच्चों? देखो एक्चुअल में सपोज करो, जैसे मान लो कोई 1 किलोमीटर का एरिया फिक्स कर लिया, सपोज करो 1 किलोमीटर ही करे, ये कोई फिक्स नहीं है, अपनी मर्जी से 5 या 10 किलोमीटर भी कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्या है उसके बेसिस पे। ओके, एक सिंपल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कैसे, कि जैसे मान लो 1 किलोमीटर का एरिया फिक्स कर लिया। ओके, 1 किलोमीटर के एरिया में मान
मान लो आपसे बोला जाए कि जैसे मान लो पीपल है बेटा, ओके, पीपल है, बरगद है, जो भी है बेटा, कोई सा प्लांट आप ले लो या फिर एनिमल ले लो, कोई सा भी ले लो, उसकी बात करें कि 1 किलोमीटर के एरिया में ये जो स्पीसीज है इसका नंबर मान लो इतना है, ओके, या फिर कोई दूसरी स्पीसीज है इसका नंबर इतना है, इस एनिमल का इतना नंबर है, इस इंसेक्ट का इतना नंबर है, क्या 1 किलोमीटर के एरिया में, क्लियर। तो 1 किलोमीटर में इतना, इनका नंबर इतना है, टोटल मान लो 1000 या फिर क्या 1 लाख किलोमीटर में सपोज करो, कैसे भी मान लो बेटा, इतने किलोमीटर में पूरा जंगल फैला हुआ है, तो क्या 1 किलोमीटर में इनका नंबर इतना है, तो पूरे में इतना होना चाहिए। अरे मैथमेटिक्स यूज करते हैं चूंकि यूं की लगा के, ध्यान है ना, मैथमेटिक्स में अपन करते हैं ना, चूंकि 1 किलोमीटर में इतना तो यूं की 1000 किलोमीटर में इतना। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, इस फॉरेस्ट में या फिर इस एरिया में ये प्लांट इतना होता है, ये एनिमल इतना होता है, ये भी सब क्या होते हैं, मैथमेटिक्स लगा के, चूंकि यूं की लगा के किया जाता है। वो क्या होता है, एक आइडिया होता है। आइडिया क्या होता है, पूरी एरिया की स्टडी नहीं की जाती, थोड़ा सा पार्ट उसमें लेके स्टडी की जाती है, उसके बेसिस पे रिजल्ट दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा, ये चाहे फॉरेस्ट की इकोलॉजी के बेसिस पे मैं बात करूँ या जब मैंने ब्लड टेस्ट वाला एग्जाम्पल लिया, ये सभी बताने का मेरा पर्पज़ क्या है, बुक्स के लिए इंग्लिश रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिमाग काम में लेके हम समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यानी थोड़े से पार्ट की हम स्टडी करेंगे, पूरी स्ट्रक्चर जिस पार्ट से मिलकर बनी है, कई सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनी है, तो एक पार्ट की हम स्टडी करेंगे तो क्या होगा, पूरी जो स्ट्रक्चर है उसका ऑलमोस्ट रिजल्ट वही आएगा। मैंने ऑलमोस्ट बोला है, आ गया समझ में, क्लियर। क्योंकि पूरे की स्टडी करने में टाइम और एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो पूरे की स्टडी नहीं की जाती बेटा, ओके। तो मैंने क्या कहा, जो यूनिट सेल होती है वो किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सभी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। एक यूनिट सेल जैसी होगी, पूरी स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग होगी, क्लियर। तो क्या कहा, यूनिट सेल की प्रॉपर्टी को ही सबस्टांस की प्रॉपर्टी माना जाता है, क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में हमें सॉलिड के बारे में तो पढ़ना है बेटा, लेकिन पूरे सॉलिड की स्ट्रक्चर के बारे में ना पढ़ के क्या, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यूनिट सेल होती है, उसकी हम स्टडी करेंगे पूरे चैप्टर में। बार बार यही नाम आएगा, यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल। इसलिए मैंने कहा बैकबोन है ये, यहाँ से बच्चों न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखना, ओके, ठीक है बेटा। फिर मैंने क्या कहा, नॉर्मली यूनिट सेल की अपन बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, अपन 3D में स्टडी करते हैं। अरे सॉलिड स्टेट में हमें स्टडी करनी है, किस में करेंगे, अपन 3D में स्टडी करते हैं बेटा, ओके। और 3D का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है क्यूब, ओके। क्यूब में हमें पता है 3 तो आम होती है बेटा, ABC, ओके। और 3 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ओके। बच्चा कहेगा सर ऑर्थोरोम्बिक टाइप से और कैसी स्ट्रक्चर भी हो सकती है, वो क्या स्पेशल कंडीशन है, चल के बोले तो वैसा मानेंगे, कुछ नहीं बोले तो पूरे चैप्टर में क्या करते हैं, अपन यूनिट सेल को क्यूब की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना, ओके, ध्यान रखना बेटा। चल के तुम्हें हेक्सागोनल या फिर ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेडल ऐसा कुछ बोला है तो ही उसमें दिमाग लगाना है, अदरवाइज कुछ नहीं बोले तो कॉमन सेंस से क्यूब की फॉर्म में बोल रहा है, क्लियर। क्योंकि क्यूब एक ऐसी स्ट्रक्चर जो 3D में आ जाता है, 3D में आ जाता है मतलब 3 एक्सिस होना, ओके। अपन जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना बेटा 1D, इजी वे में समझो, ये जैसे मेरी फिंगर देखो बेटा, एक ही लाइन में है बेटा, तो ये तो क्या हो गया 1D। एक वी में अगर मैं 2 फिंगर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 2D हो गया। एक ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस, क्लियर। तीन फिंगर अगर यूज़ करूँ तो ये क्या हो गया 3D हो गया। तो नॉर्मली अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये परपेंडिकुलर वाली जेड एक्सिस, क्लियर। तो अपन जो स्टडी करते हैं 3D में करते हैं, तीनों एक्सिस में स्टडी करते हैं। और एक क्यूब जो होता है उसमें 3 एक्सिस आ जाती है, 3 आम होती नहीं होती है, एक होती है A, एक होती है B, एक होती है C। कल अपने डायग्राम बनाया था, याद है ना, ये जैसे A होगी, ये वाली B होगी, ये वाली C होगी बेटा, क्लियर। 3 एक्सिस है मतलब 3D में है, बात खत्म, ओके, ठीक है बेटा। तो अपन क्या कहेंगे, यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कुल 6 पैरामीटर आवश्यक होते हैं। 6 पैरामीटर कौन कौन है बच्चों, 3 तो एक्सिस ABC और 3 एंगल अल्फा, बीटा और गामा, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, तो ये तो बेसिक मैंने कहा यूनिट सेल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हमें करना है, ओके। चलो बेटा, अब 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं कैसे करना है। यूनिट सेल के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिट सेल का डायग्राम बना के उसमें एक एक प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे करना है, क्या करना है, एक एक रिजल्ट दिमाग में सेट रखना है, ओके, ठीक है। मैंने क्या कहा था, कुछ नहीं बोले तो अपन यूनिट सेल को क्या मानते हैं, क्यूब की फॉर्म में मानते हैं, ओके, ठीक है बेटा। देखो बच्चों समझना, तो एक क्यूब की स्ट्रक्चर बना के बच्चों मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सब ध्यान नहीं होगा तो आगे तुम कर ही नहीं पाओगे, ओके। समझना बच्चों, देखो कैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग सारी बातों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से समझना। ये मैंने क्या बनाया है, क्यूब बनाया है।
फिर किसी बच्चे के डाउट हो तो कल वाली क्लास में मैंने बताया भी था, ये मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ, ये मैं सेल्फी मोड पे बना रहा हूँ। सेल्फी मोड पे इसलिए बना रहा हूँ कि आपको 3 एक्सिस और 3 फेस दिखाई दे। ओके, कैसे बेटा समझना है इस बात को, सेल्फी मोड पे कैसे, जैसे एंगल के साथ आप सेल्फी लेते हो बेटा, वैसे ये सेल्फी मोड पे है। ओके, कैसे बच्चों, इस बॉक्स को देखो, ये बॉक्स आपके लिए मंगाया है स्पेशली बेटा, देखो ध्यान रखना। देखो बच्चों कैसे इसकी बात करूं, अगर इस बॉक्स को मैं ऐसे रख दूं तो ये आपको क्या 2D में ही दिखाई देगा। 2D में दिखाई देगा मतलब क्या, 2 ही एक्सिस दिखाई देगी, एक तो ये, एक ये वाली। बच्चा कहेगा सर ये भी है ना, ये भी 2D है बच्चों, एक ही सरफेस दिखाई दे मतलब 2D है। ओके ठीक है, लेकिन मैं इसे सेल्फी मोड पे रख दूं, थोड़ा एंगल के साथ लिख दूं, क्रॉस में रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3D में शो हो जाएगा। क्यों, अब आपको तीनों एक्सिस दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली। यस और नो, ठीक है बेटा। तो इसको मैंने ऐसे रखा है बच्चों, समझना है इस बात को। इसमें आपको क्या ये वाला फेस दिखाई दे रहा है, देख सकते हो बेटा, ये सामने वाला फेस है। ओके, फिर क्या ये वाला फेस दिखाई दे रहा है तो ये वाला ये है, ये वाला फेस दिखाई दे रहा है तो ये वाला फेस है बेटा। क्लियर, ठीक है। अगर एक्सिस की मैं बात करूं बच्चों तो देखो समझ सकते हो, ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस कौन सी है, ये वाली। समझ में आ गया, बात समझ में आई बेटा। तो देखो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिकली समझेंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये मैंने एक यूनिट सेल बनाई है क्यूब की फॉर्म में। ओके चलो, अब इस यूनिट सेल के कई सारे पार्ट्स होते हैं बच्चों। ओके, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, समझना। ये जो पार्ट होता है ये बोला जाता है इसका बॉडी सेंटर। क्या बोला जाता है बच्चों, इसे बॉडी सेंटर, काय के अंदर। ओके ठीक है बच्चों। अरे सीधी सी बात है, किसी भी स्ट्रक्चर का जो पूरी बॉडी का मतलब है जिस स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, ओके, तो उसका जो सेंटर पार्ट होगा वो क्या हो गया, बॉडी सेंटर हो गया। क्लियर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है बेटा कॉर्नर, हिंदी में बोलते हैं इसे, क्या बोला जाता है, कोना। ओके ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बच्चों इसे बोला जाता है एज, यानी किनारा। और हमें पता है एज का जो सेंटर पार्ट होगा इसे मैं क्या बोलूंगा, एज सेंटर। बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर, ठीक है बेटा। और ये वाला जो पार्ट है ये होता है बेटा इसका फेस। क्या बोलेंगे इसे, फेस मतलब फलक। स्क्रीन पे तो आ रहे हैं ना, अरे बाउंड्री से बाहर तो नहीं जा रहे ना, नहीं बच्चों, ये क्या है इसका फेस। और इसका जो सेंटर पार्ट होगा इसे बोलेंगे फेस सेंटर। बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। ओके ठीक है बेटा। तो देखो कई सारे पार्ट्स मैं बना रहा हूँ। ये मैंने बोला है बॉडी सेंटर, काय के अंदर, निकाय के अंदर। ये हो गया इसका एज सेंटर, किनारा के अंदर। ये हो गया कॉर्नर। बच्चा कहेगा सर कॉर्नर सेंटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कॉर्नर एक फिक्स पॉइंट होता है तो वही उसका सेंटर है। ओके ठीक है। फेस तो पूरे वाला है, इसका जो सेंटर का पार्ट है वो हो गया इसका फेस सेंटर। क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो मैं बनाता हूँ डायगोनल हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। ओके, विकर्ण बनाने का तरीका क्या है, डायगोनल बनाने का तरीका, अपोजिट्स एंड्स को मिला देना। मैंने क्या कहा, अपोजिट एंड्स को मिला देना बेटा, विपरीत सिरों को हमें मिलाना है डायगोनल बनाने के लिए। ओके, और ये ध्यान रखना डायगोनल 3 टाइप के हम डिस्कस करेंगे, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल और एज डायगोनल। मैंने क्या कहा, बॉडी डायगोनल यानी काय विकिरण, निकाय विकिरण। ओके, फेस डायगोनल फलक विकिरण, एज डायगोनल यानी किनारा विकिरण। ओके, यानी डायगोनल 3 टाइप के हो गए। अब आपको डायगोनल का बेसिक मीनिंग ही क्या है बच्चों, यानी अपोजिट एंड्स को मिलाना, विपरीत सिरों को मिलाना। अब 3 टाइप के मैंने डायगोनल बोले हैं, जो उसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है उसके सेंटर से पास कर देना। मैंने क्या कहा, जिस टाइप का डायगोनल हो, जो डायगोनल के साथ नाम में ऐड हो रहा है उसके सेंटर से पास कर देना। कैसे, सबसे पहले मैं बोलूं बच्चों बॉडी डायगोनल यानी काय विकिरण, बॉडी डायगोनल बोल दिया मतलब अपोजिट एंड्स को मिला देना, और बॉडी डायगोनल है मतलब बॉडी के सेंटर से पास होता हुआ। ओके, इसका मतलब ये कौन सा है बच्चों, देखो मैं बना रहा हूं, इसका मतलब मैंने एक कॉर्नर ये लिया और एक कॉर्नर ये लिया बच्चों। ओके, ये जो बॉक्स अभी आपके सामने दिखाया था बेटा मैंने, इसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। ओके, ये इसका क्या है, बॉडी डायगोनल, जो बॉडी के सेंटर से पास हो रहा है, और हमें पता है अपोजिट एंड से पास हो रहा है बेटा, अपोजिट एंड्स को मिलाना और जो नाम में आ रहा है उसके सेंटर से पास कर देना, वैसा ही डायगोनल। ओके, तो ये इसका क्या है बच्चों, ये है बेटा इसका बॉडी डायगोनल। मैंने इसे क्या बोला है, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। ओके, काय विकिरण। क्लियर बच्चों, ठीक है। एक मैं बोलूंगा क्या, फेस डायगोनल यानी फलक विकिरण। मैंने क्या कहा, डायगोनल बोला है, इसका मतलब क्या, अपोजिट्स एंड्स को मिलाना है। अब मैं फेस डायगोनल बोला हूं तो ये जो लाइन ऐसी जा रही है अपोजिट एंड्स को क्रॉस करते हुए, वो कैसी जानी चाहिए, फेस के सेंटर से जानी चाहिए। ओके, तो देखो बच्चों, जैसे ये वाला फेस हो चाहे ये वाला फेस हो, कोई सा भी आप ले सकते हो। ये वाला फेस अगर मैं लूं तो क्या करूंगा,
ऐसे अगर मैं मिला दूं तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये हो गया बच्चों फेस डायगोनल। क्या हो गया बेटा, फेस डायगोनल, फलक विकिरण। ओके, एक डायगोनल क्या आता है, एज डायगोनल। ओके, एज डायगोनल को देखो बेटा मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझना। एज डायगोनल, डायगोनल मतलब अपोजिट्स एंड्स को मिलाना है, विपरीत सिरों को मिलाना है। और एज डायगोनल बोला है मतलब क्या करना, अपोजिट यानी एज के सेंटर से पास कर दो बेटा। ओके, फॉर एग्जांपल एक एज में ये लूँ, एक एज ये लूँ बेटा, तो इनको क्या करो, इनको आपस में मिला दो, अपोजिट एज के सेंटर से पास होता हुआ। क्लियर, इसको मैं क्या बोलूँगा बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया बेचारा एज डायगोनल यानी किनारा विकिरण। समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो। तो देखो एक जो यूनिट सेल आएगी, अपन जब मैंने कहा इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो इसमें कई सारी चीज़ें बार बार काम आएगी। फेस सेंटर, एज सेंटर, बॉडी सेंटर, कॉर्नर, फेस डायगोनल, एज डायगोनल और बॉडी डायगोनल। क्लियर, ठीक है बेटा। चलो अब इन बातों को हमें क्या करना है बच्चों, प्रैक्टिकली समझो बेटा। जैसे मैंने क्या कहा, इन बातों को प्रैक्टिकली कैसे समझना है। ये जैसे बॉक्स है, वैसे इस बॉक्स की हमें पता है सभी आम क्या अलग अलग है। ये ऑर्थोरोम्बिक टाइप से है, जैसे माचिस की डिब्बी टाइप से, मैच बॉक्स वाला केस है ये। क्लियर, लेकिन अपन को समझने के लिए मैच बॉक्स वाला ध्यान है ना, ऑर्थोरोम्बिक। कैसे बेटा, सभी आम क्या है अलग अलग है। जैसे ये वाले आम देखो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लेंथ है, ये वाली आम क्या है उससे थोड़ी कम है, ये वाली आम उससे थोड़ी कम है। ओके, तो वैसे ऑर्थोरोम्बिक है, लेकिन हमें समझने के लिए क्या, यानी इसे क्यूब मान के चलना है। क्या मान के चलना है, घन मान के चलना है, जिसकी सभी आम इक्वल है और एंगल तो 90 है ही है, देख सकते हो। ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, 90 है। ये वाले भी 90 है और ये वाला भी 90 है बेटा। ओके, अब देखो ये इस बॉक्स के अकॉर्डिंग समझना, ये जो मैंने नाम लिखे हैं सारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है बेटा, बॉडी सेंटर। अगर रूम होता है, जैसे नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेज में मैं रूम में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को, रूम के अकॉर्डिंग बहुत ईजी वे में समझ में आ जाता है। और एक बात ज़रूर रूम के नाम से याद आएगा, ध्यान रखना बेटा, सॉलिड स्टेट का अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है तो जो भी आपसे बोले ऐसा है वैसा है, आपको क्या करना, रूम को इमेजिन करके आंसर देना है। क्या कहा मैंने, जिस रूम में, जिस हॉल में आप बैठे हो उसके अकॉर्डिंग इमेजिन करके आंसर देना है कि कौन सा कॉर्नर है, कौन सा एज है, कहाँ पर एटम प्रेजेंट है, कहाँ पर एब्सेंट है, वरना गलती कर जाओगे। क्लियर, अभी ऑनलाइन में रूम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि रूम कैसा है कि आपको दिखेगा नहीं, तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। ओके, कोई भी डाउट हो तो मुझे मैसेज करना, कोई भी डाउट हो तो बेटा। ओके, समझना इस बात को। देखो बच्चों कैसे, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ये जैसे मान लो कोई क्यूबिकल यूनिट सेल है, घनी एक कोशिका अपन ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बॉडी सेंटर, काय के अंदर, तो इसका अंदर का जो सेंटर पार्ट होगा, अंदर का बेटा, मैंने अंदर का बोला है, जैसे क्या, यानी इसके अंदर जो है बेटा, जैसे मान लो ये वाला, इसके अंदर का जो पार्ट है वो क्या हो गया, बॉडी सेंटर, बिल्कुल अंदर, जैसे रूम का सेंटर हो गया। क्लियर, जैसे जहाँ पर बच्चों अपना ये डिजिटल क्लासरूम है बेटा, उसका जो कैमरा रखा है वो इसके सेंटर पर रखा है, तो वो क्या हो गया, इसका बॉडी सेंटर हो गया। क्लियर, ठीक है। कॉर्नर, मैंने कॉर्नर बोला बेटा, तो ये क्या हो गया, इसे बोलेंगे कॉर्नर। समझ में आ रहा है बच्चों, जैसे मान लो ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इसे क्या बोलेंगे, कॉर्नर। क्लियर, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है, फेस सेंटर। ठीक है, फेस सेंटर, पहले फेस समझ लो, फेस समझ गए तो सेंटर तो अपने आप बता सकते हो। ये जो ऊपर नीचे की सभी जो सरफेस है बेटा, सतह, वो क्या है, फेस बोलेंगे इसे। कैसे, ये ऊपर वाली, ये वाली, ये फिर आगे, ये पीछे, लेफ्ट और राइट, ये सभी सरफेस क्या है बेटा, ये इसके फेस है। और इनका जो सेंटर पार्ट है वो क्या है, फेस सेंटर। समझ में आ गया। क्लियर, अब अपन बोलेंगे एज, एज सेंटर। हर जो एज है उसका सेंटर पार्ट क्या हो गया, एज सेंटर हो गया। एज कौन कौन से बेटा, किनारे आप देख सकते हो, ये वाला एज हो गया, ये वाला एज हो गया, ये वाला हो गया, या फिर ये वाला हो गया। पीछे भी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी जो एज है वो उनका जो सेंटर हो गया, क्या हो गया, एज सेंटर। क्लियर, इन चारों का मीनिंग समझ गए बच्चों कैसे होता है। मैंने क्या कहा, ये बेसिक नहीं समझोगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, अच्छे से समझ लेना बेटा। तो ये क्या हो गया, ये बात समझ में आ गई। क्लियर है यहाँ तक। चलो बेटा, अब मैंने क्या बोला है, डायगोनल की बात करते हैं। डायगोनल मैंने क्या कहा, अपोजिट्स एंड्स को मिलाना। अब इनको अच्छे से समझ लेना बेटा। कैसे, रूम होता तो बहुत इजी वे में समझ में आता, लेकिन इसमें समझने की कोशिश करना। डायगोनल का मैंने मीनिंग क्या बताया है, अपोजिट एंड्स को मिलाना, और जो नाम में आ रहा है जिस टाइप का डायगोनल है उसके सेंटर से पास कर देना। ओके, जैसे सबसे पहले अपन ने क्या लिखा है, एक तो जैसे फेस डायगोनल। फेस डायगोनल इसका मतलब क्या, अपोजिट्स एंड्स को मिलाना है और कहाँ से कहाँ तक, फेस के सेंटर से पास होती हुई एक लाइन खींचनी है। ओके, इसका
मतलब बच्चों देखो अपोजिट्स एंड्स को, जैसे मान लो ये बॉक्स है बेटा, क्या करूंगा इन दोनों एंड्स को मिला दूंगा क्या, नहीं, इनको मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये तो क्या बन गया, एज बन गया, ना कि फेस डायगोनल। ओके ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपोजिट्स को मिलाना है। अपोजिट्स को कैसे मिलाना है बच्चों, समझना है इस बात को। देखो एक साइड जैसे ये फिक्स कर लो, जैसे मैंने ये फिक्स कर लिया, सपोज करो ये मैंने फिक्स कर लिया। अपोजिट्स का मतलब भी क्या है, एकदम उल्टा कर दो। ये मान लो मैं लेफ्ट साइड मान रहा हूँ या राइट साइड मान रहा हूँ, ये लेफ्ट हो गया, तो दूसरा एंड मुझे कौन सा लेना है, राइट वाला लेना है। अपोजिट बोला है, विपरीत बोला है, ये लेफ्ट है तो दूसरा क्या लूंगा, राइट लेना बेटा। क्लियर, इधर लेफ्ट तो दूसरा राइट लेना है। मैंने कहा अपोजिट है, ये लेफ्ट में अपर साइड वाला है तो राइट में कौन सा लेना, लोअर साइड वाला, नीचे की साइड वाला। तो इस ये लूंगा क्या, नहीं, राइट में तो ये भी है ये भी है, लेकिन मुझे दोनों में से कौन सा चाहिए, ये ऊपर की साइड वाला है तो ये नीचे की साइड वाला है। यानी इनको मिलाते हुए कोई लाइन खींच दूँ तो ये क्या हो गया, इस वाले फेस के, सामने वाले फेस के सेंटर से पास होगा या नहीं होगा, यस और नो, होगा बेटा। ये इसका क्या हो गया, फेस डायगोनल हो गया। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर मैंने क्या बोला है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल अपन ने क्या कहा, अपोजिट्स एंड्स को मिलाना है, अपोजिट एंड्स को मिलाना है। बॉडी डायगोनल, नाम में आ रहा है बॉडी, तो बॉडी के सेंटर से पास कर दो। कैसे, एक मान लो मैंने ये फिक्स कर लिया बेटा, देखो मेरा थंब देखो बेटा, ये मैंने फिक्स कर लिया। जैसे मान लो यहाँ से मैं एक मैंने कॉर्नर ये फिक्स कर लिया। ओके, अब बच्चा कहेगा सर किसको मिलाऊं, इस कॉर्नर से मिला दूं क्या, इससे मिलाऊंगा तो एज बनेगा। ओके, बच्चा कहेगा सर इससे मिला दूं क्या, इससे मिलाऊं तो भी एज बनेगा। बच्चा कहेगा सर इससे मिला दूं क्या, मेरे थंब की देखो पोजीशन देखना, दोनों थंब से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जहां मेरा थंब है उससे मुझे मैच करना है, मिलाना है, लाइन खींचनी है। ओके, इससे अगर मिला दूंगा तो क्या बनेगा, अरे इसका फेस डायगोनल बन गया, जबकि मुझे तो बनाना है बॉडी डायगोनल। तो नीचे वाले इससे मिलाऊंगा क्या, नहीं बेटा, इससे भी एज बन गया। तो मैं कौन सा एज, देखो बेटा कौन सा कॉर्नर लूंगा, इस कॉर्नर को मिला रहा हूँ, किससे, ऊपर वाले कॉर्नर से। मेरे थंब की पोजीशन देखो बेटा, इधर से ये है, इधर से ये है। ओके, इस बॉक्स के बीच में से अगर लाइन खींचूँ, ये जो मेरे दोनों थंब वाले कॉर्नर है इनको मिलाते हुए, मैंने क्या कहा, दोनों थंब की पोजीशन है, इन कॉर्नर को समझना, इसको मिलाते हुए अगर एक लाइन खींचूँ तो ये बताओ इस बॉक्स के सेंटर से पास होगी या नहीं होगी, होगी। बच्चा कहेगा सर अपोजिट कैसे हो गया, अपोजिट ऐसे हो गया, दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। कैसे, ये वाला थंब है राइट साइड में मैंने लिया है, ये वाला कॉर्नर, तो इधर कौन सा लूंगा, लेफ्ट साइड में, यस और नो, क्लियर, ठीक है। ये मैंने क्या आगे की साइड वाला लिया फॉरवर्ड डायरेक्शन, देखो फॉरवर्ड वाला, तो ये वाला कौन सा, देखो पीछे वाला है, बैकवर्ड वाला, अरे पीछे वाला है या नहीं है, है बेटा, ये फॉरवर्ड तो ये बैकवर्ड। ये मैंने अपर साइड वाला लिया है, तो देखो ये कौन सा है, लोअर साइड वाला, एक दूसरे के अपोजिट है या नहीं, देखो ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, ये अपर साइड में है, ये लोअर साइड वाला है, क्लियर। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, पीछे की साइड वाला है, ये आगे की साइड वाला, समझ रहे हो ना, यस और नो। तो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है या नहीं है, इनको मिलाते हुए अगर कोई लाइन खींचूंगा तो इस बॉक्स के सेंटर से पास होगा या नहीं होगा, होगा बेटा। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं एज डायगोनल की, यानी क्या, किनारा विकिरण की। किनारा विकिरण की अगर हम बात करें बेटा तो देखो क्या होता है, कैसे होता है, मैंने तरीका वही है, डायगोनल अपोजिट एंड्स को मिलाना, विपरीत सिरों को मिलाना, लेकिन बोला है एज डायगोनल, यानी एज किनारे के सेंटर से पास होता हुआ, यानी ऐसे दो अपोजिट एज मुझे लेने हैं जिनके सेंटर से पास करते हुए कोई लाइन खींचनी है। ओके, मेरे थंब की पोजीशन देखना, मैंने एक एज ये फिक्स कर दिया, देखो ये वाला एज फिक्स कर दिया बेटा, ठीक है। अब मैं क्या लूँ बेटा, ये वाला एज ले सकता हूँ क्या, नहीं, अपोजिट मुझे लेना है। अपोजिट कैसे, ये अगर ठीक है नो डाउट लेफ्ट साइड वाला है तो अब मुझे राइट साइड वाला तो लेना है, लेकिन ये वाला थंब वाला देखो ये एज कौन सा है, अपर साइड वाला है, ऊपर की डायरेक्शन वाला है, तो अब मुझे कौन सा लेना है, लोअर साइड वाला, नीचे की साइड वाला। कैसे, एक ये एज हो गया, एक ये एज हो गया, यस और नो। अरे बात समझ में आई, ये देखो ये मेरा जो थंब है ये कौन सा, लेफ्ट साइड वाला है, तो ये वाला कौन सा, राइट साइड वाला, ये अपर साइड में, तो ये कौन सा, लोअर साइड में। समझ में आ गया, इसका मतलब बच्चों देखो इस दोनों थंब को मिलाते हुए एक लाइन खींचूं तो क्या होगा, ये दोनों एज के सेंटर से पास होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। बच्चा कहेगा सर ये तो इसके बॉडी के सेंटर से भी पास हो सकती है, बिल्कुल बेटा होगी, नो डाउट है, लेकिन अपोजिट एज जो है, विपरीत किनारे, उनके सेंटर से पास होगी। इसको क्या बोलेंगे, एज डायगोनल। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर, बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ, समझ में आ गया बेटा, क्लियर। चलो बेटा,
तो ये तो बेसिक बात मैंने बताई है, कौन क्या होता है, कैसे होता है। अब बात करते हैं बेटा, क्या समझना अच्छे से, इनका नंबर क्या होता है। क्या कहा, इनका नंबर क्या होता है, इस बात को समझना बेटा। नंबर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बच्चों, तो देखो कैसे करना है। ये जो होता है फेस सेंटर, फेस सेंटर होता है, इसका नंबर होता है बेटा 6। मैंने क्या कहा, फेस सेंटर का नंबर कितना होता है 6। एक एक बात मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। इस बॉक्स के अकॉर्डिंग फेस सेंटर कितने होंगे, 6 होंगे बेटा। ओके, कॉर्नर कितने होंगे, 8 होंगे, 8 होंगे। ये एक एक चीज काम आएगी क्वेश्चन में। फिर इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना अच्छे से, अच्छे समझ लेना किसका नंबर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे होता है ये समझ लेना, रटना नहीं पड़ेगा। ओके, चलो बेटा, एज सेंटर कितने होते हैं, 12 होते हैं। क्लियर, ठीक है। बॉडी सेंटर कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। क्लियर। एज डायगोनल, बॉडी सेंटर बच्चों, सॉरी बॉडी सेंटर की बात करें ये तो 1 हो गया। ठीक है। एज देखो, बॉडी डायगोनल की बात करें, बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अगर एज डायगोनल की बात करें ये होते हैं बेटा 6। और अगर बात करूँ फेस डायगोनल ये होते हैं 12। ये मैंने इन सभी का नंबर लिखा है। ओके, कैसे लिखा है, क्या लिखा है बेटा, अब इस बात को अच्छे से समझना। इसका नंबर ये कैसे लिखा, मैंने लिखा बेटा किसके लिए, देखो किसके लिए मैंने लिखा है बच्चों, 1 बाय 1 समझना इस बात को। बॉडी सेंटर, अरे सीधी सी बात है, कोई भी सिस्टम होता है, कोई बॉडी होती है, कोई भी स्ट्रक्चर होती है, उसका सेंटर तो एक ही होता है। क्लियर। तो जैसे इस बॉक्स को अपन ने समझा है, इसका सेंटर पार्ट हो गया, सेंटर पार्ट हो गया तो क्या हो गया, ये इसका बॉडी सेंटर हो गया। क्लियर, क्या हो गया, ये इसका बॉडी सेंटर हो गया। तो बॉडी सेंटर का नंबर तो कितना होगा, 1 होगा बेटा। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें क्या, फेस सेंटर। फेस सेंटर मैंने क्या कहा, इसके फेस कितने हैं, फेस आप देख सकते हो बेटा, ऊपर वाली सरफेस, नीचे वाली सरफेस 2। ठीक है, मैंने क्या कहा, अपर लोअर 2 हो गए। फिर फ्रंट साइड बैक साइड कितने हो गए बेटा, फ्रंट साइड बैक साइड यानी टोटल 4 हो गए। फिर क्या, राइट साइड और लेफ्ट साइड। कहने का मतलब क्या है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, राइट एंड दाएं बाएं हो गए, और ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे। समझ में आ गया, टोटल कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। फिर सुन लेना, अपर लोअर साइड, ठीक है, ऊपर और नीचे, फ्रंट साइड बैक साइड, आगे और पीछे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। टोटल कितने सरफेस हो गए बेटा, 6 हो गए। तो इसके फेस कितने हैं, 6। हर फेस का एक सेंटर होगा तो फेस सेंटर भी 6 हो गए। 6 अगर फेस है तो फेस सेंटर भी 6 हो गए। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें कॉर्नर, कॉर्नर कितने होंगे बेटा, समझना इस बात को। ये जैसे बॉक्स है तो इसके कॉर्नर आप देख सकते हो बच्चों, कैसे 1 काउंट करते जाना मेरी फिंगर के साथ, देखो 1 2 3 4। अरे 4 तो ये कॉर्नर हो गए। अब इसको देखो दूसरी साइड में ले रहा हूँ, 3D में है तो पीछे भी साइड भी है, 1 2 3 4। और कोई कॉर्नर है क्या, 4 तो ये वाले, 4 ये वाले। टोटल कितने कॉर्नर हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, 8 कोने हो गए। क्लियर, ठीक है बेटा। फिर बात करें एज सेंटर, एज कितने हैं, हर एज का एक सेंटर होगा तो उतने ही एज सेंटर हो जाएंगे। एज देखो बेटा कौन कौन से, देखो अच्छे समझना, ये वाला एज हो गया, यस और नो, ये वाला एज हो गया 2, ये वाला एज हो गया 3, ये वाला एज हो गया 4। 4 तो ये हो गए बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज, ये वाला एज, 4 ये हो गए। 4 और 4 कितने, 8 हो गए बेटा। अब देखते हैं कौन से, देखो इनके बीच में ये वाला एज है या नहीं है, 9, ये वाला एज 10, ये वाला एज 11, ये वाला एज है 12। मैंने 1 2 3 4 5 12 ऐसे बोले बेटा, अंग्रेजों समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5 को बोलते रहे। तो क्या कहा, एज कौन कौन से, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। ठीक, अब इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी वाले समझ जाएंगे ना। ठीक है, 1 2 3 4, 4 एज ये हो गए, कितने हो गए टोटल, 8 हो गए। फिर क्या, ये वाला एज के देखो बेटा 9 10 और ये 11 और ये 12, यानी एज कितने हो गए 12। तो हर एज का एक सेंटर होगा तो ये क्या हो गए, एज सेंटर कितने हो गए, 12 हो गए बेटा। क्लियर, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा है, बॉडी डायगोनल कितना होगा, अपने लिखा टोटल बॉडी डायगोनल कितने होंगे, एक यूनिट सेल में 4 होंगे बेटा। क्लियर, कैसे समझना है इस बात को, बॉडी डायगोनल बनता है कैसे, अपने तरीका समझा। देखो अब 1 बाय 1 समझना, इसके नंबर 4 कैसे आए, बॉडी डायगोनल बनता ही कैसे है। इस कॉर्नर को अगर इस कॉर्नर से मिला दूँ बॉक्स के, मेरे थंब की पोजीशन देखना, एक बॉडी डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा। देखो लेफ्ट साइड का अपर साइड और इधर का लोअर साइड, एक हो गया। फिर इधर का अपर साइड, इधर का लोअर साइड, कितने हो गए, 2 बॉडी डायगोनल हो गए। फिर क्या करूँगा, ये अपर साइड और ये लोअर साइड, थंब की पोजीशन देखना, 3 हो गए बेटा। ठीक है, अरे 3 हो गए। अब क्या करूँगा, इस साइड का अपर साइड, इस साइड का लोअर साइड, यस और नो। अरे 4 बॉडी डायगोनल हुए या नहीं हुए, 4 घन विकीर्ण हो गए बेटा, यस और नो। क्लियर, कैसे हुए। और वैसे भी आप समझ सकते हो, अगर एक बॉडी डायगोनल मैं बनाऊंगा, एक बॉडी डायगोनल बनाऊंगा तो इसमें कितने कॉर्नर आएंगे, 2 कॉर्नर आते हैं, यस और नो। जैसे ये बॉडी डायगोनल बनाऊं तो एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये। एक बॉडी डायगोनल में 2 कॉर्नर इंक्लूड है तो टोटल कॉर्नर होते ही कितने हैं, 8 होते हैं।
तो अगर 2 कॉर्नर से 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल बनता है तो 8 कॉर्नर से कितने 4 बॉडी डायगोनल बन जाएंगे। क्लियर, बात खत्म यहाँ तक। ठीक है बेटा, फेस डायगोनल अपने लिखा कितने 12। देखो बेटा कैसे, पहली बात तो बच्चे को पता होना चाहिए फेस होता क्या है। ये वाली बेटा देखो सरफेस फेस है, इसका डायगोनल कैसे बनाते हैं, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दूं। देखो इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाया नहीं मिलाया, मिला दिया बेटा। ठीक है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिया। ठीक है, ये एक फेस डायगोनल है। फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो, दूसरा फेस डायगोनल है या नहीं है बच्चों। ऐसे हमें पता एक फेस पर कितने फेस डायगोनल बन सकते हैं, 2 फेस डायगोनल बन सकते हैं। टोटल कितने फेस होते हैं बेटा 6। अरे सीधी सी बात है, एक फेस पर 2 फेस डायगोनल बनते हैं तो टोटल 6 फेस पर क्या होंगे 12 फेस डायगोनल बन जाएंगे बच्चों। ठीक है, सभी फेस जैसे मैंने एक को एक्सप्लेन किया, सभी 6 पर क्या सेम कंडीशन आएगी। बात खत्म। तो कितने हो गए बेटा 12 हो गए। अब बात करते हैं एज डायगोनल की। एज डायगोनल कैसे बनेंगे समझना। इस एज के सेंटर को, मैंने क्या कहा, इस एज के सेंटर को इस एज से मिला दो, कितने हो गए 1। इस एज को इस एज से मिला दो, कितने हो गए 2 बेटा। अरे 2 तो ये बन गए, बात को समझ रहे हो बेटा। फिर क्या करूँगा, इस पीछे वाले एज को इससे मिला दो 3, इस एज को इससे मिला दो, कितने हो गए 4। बच्चा कहेगा सर ये तो 4 ही हुए। अब क्या कर रहा हूँ बेटा, इन एज को मिलाना। देखो परपेंडिकुलर जो है इस एज को इससे मिला रहा हूँ, ठीक है 5, और इस एज को पीछे वाले एज को इससे मिला रहा हूँ बेटा। अपोजिट एज को मिलाते जाओ। मैंने क्या कहा, जैसे मेरे हाथ की पोजीशन देखना बेटा कैसे, जैसे रूम का ये वाला एज होता है, देखो फिंगर की पोजीशन देखना, उधर से आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन समझना उस एज को इस एज से मिला रहा हूँ 1, फिर उस वाले एज को इस वाले एज से मिला रहा हूँ, कितने हो गए 2। ठीक है, पोजीशन आप देख सकते हो, इजीली समझ सकते हो सर कैसे बता रहे होंगे। मैंने क्या कहा, जो इधर एज होता है इसको इस एज से मिला दो 1, इधर वाले एज को इधर वाले एज से मिला दो 2, फिर जो सामने के ऊपर वाला एज होता है उसको बेटा इधर लेके आके नीचे वाले एज से मिला दो 3, फिर इधर का जो ऊपर वाला एज होता है उसको लेके आके उधर वाले नीचे वाले एज से मिला दो बेटा, कितने हो गए 4 हो गए। क्लियर। फिर क्या, जो परपेंडिकुलर होती है बेटा, देखो जैसे इस साइड का जो एज है इसको उधर सामने वाले से मिला दो 5, फिर ये जो ऊपर वाला है परपेंडिकुलर है, लंबवत है बेटा, क्या होगा, उसको उस वाले एज से मिला दो। ये परपेंडिकुलर मैंने बोला, इसका मतलब क्या है, छत जो है और फर्श जो है, यानी फ्लोर और रूफ के जो बीच का जो एज है बेटा परपेंडिकुलर लंबवत है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या कहा, उसको इससे मिला दो 1, ऊपर वाले एज को उधर नीचे वाले से मिला दो, सामने वाले से 2, फिर राइट साइड का ऊपर वाला लेफ्ट साइड का नीचे वाला एज मिला दो 3, फिर लेफ्ट साइड का ऊपर वाला राइट साइड का नीचे वाला एज मिला दो, कितने हो गए 4, फिर राइट साइड का जो परपेंडिकुलर वाला है उसको लेफ्ट साइड वाले परपेंडिकुलर से मिला दो 5, फिर क्या होगा, इस साइड का जो परपेंडिकुलर है लेफ्ट साइड वाला उसको राइट साइड वाले परपेंडिकुलर से मिला दो, कितने हो गए 6 हो गए बेटा। तो हमें क्या कहा, एज डायगोनल कितने हो गए 6 हो गए। क्लियर। ठीक है, वही बात करेंगे एक एज डायगोनल बनाने में। मैंने क्या कहा, एक एज डायगोनल बनाने में कितने एज काम में आते हैं बेटा 2 काम में आते हैं, सीधी सी बात है। टोटल एज है कितने 12, तो 2 एज मिलकर क्या करेंगे, एक एज डायगोनल बनाते हैं, तो 12 एज से कितने बन जाएंगे, अरे 6 एज डायगोनल बनेंगे या नहीं बनेंगे, यस और नो। क्लियर, यहाँ तक बात ठीक है। तो किसका मतलब क्या होता है, किसका नंबर क्या होता है, बिल्कुल बहुत ही इजी वे में समझ में आ गया। ठीक है बेटा, चलो अब इसमें हमें और क्या पूछता है बेटा, समझना इस बात को। एक हमें क्या पूछता है, इनकी लेंथ पूछता है। कैसे बेटा, जैसे मान लो ये मैं मान रहा हूँ ए, क्या मान रहा हूँ मैं, ए मान रहा हूँ। ए का मतलब क्या है, ए होती है बेटा एज लेंथ, ओके, किनारे की लंबाई। ये मान लो जैसे एज लेंथ हमें पता है, नॉर्मली जैसे हम ए बी सी लिखते हैं ना, ए बी सी क्या होती है, तीनों एज लेंथ यानी किनारे की लंबाई। हमें पता है क्यूब की बात करें तो हमें पता है क्यूब की तीनों ही एज क्या होती है, एज लेंथ इक्वल होती नहीं होती, ए बी सी तीनों इक्वल है, तो तीनों को मैं ए मान सकता हूँ। कैसे बेटा, ये सामने वाली ये भी ए है, ऊपर वाली ये ए है, आगे पीछे वाली भी ए है। आ गया समझ में। क्लियर। अब इनकी लेंथ की बात करूं तो सभी डाटा आपको ए की टर्म में ही मिलेंगे, ध्यान रखना। स्मॉल ए यहाँ पर एज लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। ठीक है बेटा, तो देखो अगर एज लेंथ अगर ए है, मैंने क्या कहा, एज लेंथ अगर ए है तो क्या होगा, ये जो फेस डायगोनल होता है इसकी लेंथ क्या होती है बेटा, इसकी लेंथ होती है √2a। मैंने क्या कहा, ये अगर ए होता है तो फेस डायगोनल की लेंथ कितनी आती है, √2a होती है बेटा। क्लियर। ये जो एज डायगोनल होता है इसकी लेंथ भी कितनी आती है, √2a होती है, और ये जो बॉडी डायगोनल होता है उसकी लेंथ कितनी आती है, √3a होती है। ओके। अब बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा समझना इस बात को बच्चों। देखो कैसे, एक्चुअल में हमने क्रॉस में रखा है, क्रॉस में रखा है तो आपको लग जरूर ऐसे रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये कि ट्राइगोनल है बच्चों ये। ओके, ट्राइगोनल कैसे है समझना इस बात को बच्चों। देखो इसके अकॉर्डिंग समझना कि मैंने जो फेस डायगोनल बोला है वो मैंने √2a कैसे माना, समझना।
ये जैसे मैंने कहा अगर क्यूब है तो इसकी तीनों एज लेंथ इक्वल है या नहीं है, ए बी सी तीनों इक्वल है तो तीनों को मैं ए मान सकता हूँ। ओके ठीक है बेटा, समझना पहली बात तो फेस डायगोनल बनता कैसे, अच्छे से समझ लेना बेटा, समझना। देखो मेरे थंब की पोजीशन देखो, ये वाला देखो थंब है, ये वाला थंब है, इनको मिलाऊंगा तो देखो एज डायगोनल बने, सॉरी फेस डायगोनल बनेगा या नहीं बनेगा, अरे बनेगा बच्चों, इन दोनों को मिला दूं तो फेस डायगोनल बनेगा। अब इनसे मिलकर एक ट्रायगोनल बना लो बेटा, कैसे, ये मान लो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, अरे क्या हो गया, लंब हो गया बेटा, ठीक है। ये इसकी लेंथ कितनी है, ए है। अब देखो इन दोनों को मिला दूं तो ये बेस हो गया, अरे आधार हुआ नहीं हुआ, ये कितना हो गया बेटा, ये भी हमें पता ए है। तो देखो अगर इन दोनों कॉर्नर को मैं मिला दूं तो हमें पता ये क्या बनेगा, अरे फेस डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा। और पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा बेटा, हाइपोटेनस हुआ नहीं हुआ, अरे कर्ण हुआ नहीं हुआ, तो हमें पता है ये भी ए ये भी ए, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी 2a स्क्वायर का अंडर रूट यानी कितना आ गया, √2a यानी √2a। समझ में आया कैसे किया, क्लियर। बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कुछ नहीं। कैसे, पहले एक फेस डायगोनल बना लो अपनी मर्जी से। कैसे बेटा, जैसे मान लो इन दो से मैं इन दो को मिलाकर मैंने क्या किया, एक फेस डायगोनल बना लिया, क्लियर। अब एक ट्रायगोनल बना लो, कैसे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो, ठीक है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो, क्लियर, ठीक है। फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दो तो क्या करेंगे, ये वाली जो एज होगी, एज लेंथ है, ये क्या होगी बेटा, इसको परपेंडिकुलर मान लूँ, लंब मान लूँ। ये वाली जो एज लेंथ है इसको बेस मान लूँ, आधार मान लूँ। तो ये जो दोनों कॉर्नर को मैंने मिलाया है, ये जो फेस डायगोनल अपन बोल रहे हैं, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, अरे हाइपोटेनस कर्ण हुआ नहीं हुआ, हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दोनों का अंडर रूट, क्लियर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर का अंडर रूट यानी √2a, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। फिर मैंने क्या बोला है, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल की लेंथ √3a कैसे है, समझना बेटा। बॉडी डायगोनल अगर बनाना है तो बस पूरे चैप्टर में हमें यही करना, ट्रायगोनल मान के समझ लो बेटा अच्छे से। कैसे, मान लो सबसे पहले मैं क्या करूं, ये बच्चों मैंने क्या किया, मान लो जैसे ये मैंने फेस डायगोनल बना लिया है, मैंने क्या बनाया है, फेस डायगोनल मैंने बनाया है, ओके। ये फेस डायगोनल हो गया, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, ये फेस डायगोनल है, इसकी लेंथ कितनी होती है, √2a, तो पता चली गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये जैसे मान लो नीचे वाला फेस, मान लो नीचे वाले फेस का मैंने डायगोनल बना दिया, तो ये वाली लेंथ कितनी है, अरे देखो मेरे थंब की पोजीशन देखो बेटा, ये मैंने फेस डायगोनल बनाया है, तो ये तो कितना हो गया, √2a हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अगर √2a हो गया तो इस थंब को देखो बेटा, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला रहा हूँ, तो क्या हो गया, देखो बेटा मेरी फिंगर की पोजीशन देखो, क्या किया, पहले इस थंब को इस थंब से मिलाया, तो ये तो क्या हो गया, फेस डायगोनल, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस थंब को देखो बेटा, इस कॉर्नर से मिला रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, हमें पता एक एज हो गया, क्लियर। अब देखो बेटा, ये जो मेरी फिंगर थी, ये फिंगर थी, अगर मैं क्या करूँ, इसको बॉडी के सेंटर से पास करता हुआ इस कॉर्नर से मिला दूँ, क्या कहा, इस फिंगर को इस वाले कॉर्नर को इस वाले कॉर्नर को अगर इस वाले कॉर्नर से मिला दूँ, तो ये बताओ बॉडी डायगोनल बनेगा या नहीं बनेगा, अरे बनेगा बेटा। और बॉडी डायगोनल भी बन गया और साथ में ट्रायगोनल भी बन गया। कैसे, क्या, देखो ये जो फेस डायगोनल शुरू में बनाया था, इसको मैं बेस मान लूँ बेटा, तो ये क्या हो गया, बेस यानी √2a, क्लियर, ठीक है। फिर ये जो एज है इसको मैं परपेंडिकुलर मान लूँ बेटा, लंब मान लूँ, ठीक है। तो क्या करूँगा, अब इस कॉर्नर को इस नीचे वाले कॉर्नर से मिला दूँ, तो क्या हो गया, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल हाइपोटेनस हुआ या नहीं हुआ, हो गया बेटा। तो क्या, ये जो बेस है यानी नीचे वाला फेस डायगोनल, ये कितना, √2a। फिर ये जो परपेंडिकुलर है यानी जो एज लेंथ है बेटा, ये कितनी हो गई, a हो गई, तो √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके। यानी क्या करेंगे, यानी 3a स्क्वायर, और हमें पता है बेटा उसका अंडर रूट करना है, तो ही तो हमें पता हाइपोटेनस आएगा, तो कितना आएगा, यानी 3a स्क्वायर का अंडर रूट यानी √3a, समझ में आ गया। तो ये कितना आता है बेटा, √3a आता है, क्लियर, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, एज डायगोनल की अगर अपन बात करें, पूरे चैप्टर में ट्रायगोनल बना के ही हमें देखना है बच्चों, त्रिकोण बना, त्रिभुज बना के देखना बेटा, ओके। कैसे, सबसे पहले एक एज डायगोनल बना लो, कैसे, इस एज के सेंटर को इस एज के सेंटर से मिला दो, एज डायगोनल बनेगा नहीं बनेगा। अब ट्रायगोनल बना लो बेटा, कैसे, इस एज के सेंटर को नीचे वाले एज के सेंटर से मिला दूं, देखना पोजीशन देखना, इस एज के सेंटर को क्या किया, नीचे वाले एज के सेंटर से मिला दो, तो ये क्या हो गया बेटा, अरे इसकी लेंथ कितनी है, a, इसको बेस मान सकता हूँ। फिर क्या किया, ये देखो इस एज के सेंटर को इस एज के सेंटर से मिला दो, इसको मैं परपेंडिकुलर मान सकता हूँ बेटा, लंब मान सकता हूँ, ये भी a है। अब क्या करूँगा, इस एज के सेंटर को इस नीचे वाले एज के सेंटर से मिला दूँ, तो क्या हो गया, इसको मैं एज डायगोनल बोल सकता हूँ। और ट्रायगोनल से, त्रिभुज के नियम से बच्चों क्या कह सकता हूँ, इसे मैं, इसे हाइपोटेनस भी कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, कर्ण कह सकता हूँ। कैसे, नीचे वाला देखो जो दोनों एज का सेंटर ये मिल रहे हैं, ये मान लो बेस है, आधार है। फिर ये इधर वाले एज के दोनों सेंटर मिला दूँ, तो ये क्या हो गया,
परपेंडिकुलर लंब हो गया। फिर ये वाला एज है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो ये ए है तो ए स्क्वायर, ये वाला ए है तो ये भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी 2a स्क्वायर का अंडर रूट यानी √2a। और हमें पता है जो हाइपोटेनस आ रहा है √2a वो हमारा एज डायगोनल भी है या नहीं है बच्चों। तो क्या आ गया, इसके अकॉर्डिंग ये लेंथ कैसे आई है, √2a। समझ में आया बच्चों कैसे किया, यस और नो, क्लियर। तो ये एक एक रिजल्ट मैंने बताया है कैसे करना है, क्या करना है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट बोलो। एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया बहुत ही इजी वे में, पूरे एक लेक्चर का टाइम इसमें दे दिया समझाने के लिए। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बोल सकता, फटाफट करो बेटा, फटाफट बोलो। प्रेम स्वामी सर हम समझने के लिए रूम के एक दोनों कोनों को 3D में मान सकते हैं क्या रूम के एक कोनों को नहीं बेटा, पूरे रूम को मान के चलना है आपको, ठीक है। पूरे रूम को एक यूनिट सेल मान के करना है कि सर ने ये कोने से मिलाया है, इस एज को इससे मिलाया, रूम के अकॉर्डिंग आपको करना है। ओके सर, हो गया क्लियर है सर। कुमकुम यादव क्लियर सर, मोहम्मद सर नो सर क्लियर है। बाकी कौन कौन बच्चे हैं, आस्था, दृष्टि, करीना, कुमकुम, फैसल, सोहेल, प्रेम, शाहरुख, फटाफट बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या। बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया एक एक चीज़, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में पॉसिबल तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने इजी वे में बताया कैसे करना क्या करना, बॉक्स के अकॉर्डिंग समझ के आ गया समझ में। ये खाली बॉक्स का डिब्बा, खाली मोबाइल का डिब्बा बेटा, मोबाइल तो नहीं मंगा पाए, आपकी फीस आ जाएगी तो मोबाइल मंगाएंगे, लेकिन उसका खाली डिब्बा मंगाया है आपको समझाने के लिए ऑनलाइन बेटा। ओके चलो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई लघु शंका, कोई भी दिक्कत, चलो बेटा। हाँ सर तभी समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। इसका मतलब इस बॉक्स के दिए हुए 100 रुपये ऑनलाइन में सफल हो गए बेटा, वसूल हो गए। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बात ठीक है। अरे अब तो ठीक है ना। चलो बेटा एक चीज़ और देखना, ठीक है, यहाँ तक काम ओके है। चलो एक चीज़ और देखना, नॉर्मली क्या करता है बच्चा, एक चीज़ रटता है, क्या बार बार बोला जाता है बेटा, अल्टरनेट कॉर्नर, अल्टरनेट फेस सेंटर और अल्टरनेट एज सेंटर। मैं 3 चीज़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या एक तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों क्या, अल्टरनेट कॉर्नर, क्या लिख रहा हूँ, अल्टरनेट कॉर्नर्स। ओके, एक चीज़ मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, अल्टरनेट फेस सेंटर्स। ओके, अल्टरनेट फेस सेंटर्स। एक मैं लिख रहा हूं बेटा अल्टरनेट एज सेंटर्स, अल्टरनेट एज सेंटर। इनका नंबर क्या होता है। ओके, पहली बात तो बच्चों देखो कैसे होता है, क्या होता है, बोर्ड पे देखो बेटा क्या होगा, चलो जगह का भाव पड़ेगा बेटा, देखो कैसे करना क्या करना। चलो मैं इसको दोबारा बच्चों अलग से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना क्या करना। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अरे फटाफट यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बात करते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता सकता है कोई भी बच्चा, कोई भी दिक्कत हो बेटा बता सकता है। चलो यहाँ तक बात ठीक है। अरे अपने यूनिट सेल को बुझान दो बच्चों। चलो इसको मैं बुझान रहा हूँ बेटा, देखो दोबारा डायग्राम बना के आपको ये सब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे। अल्टरनेट कॉर्नर बोले, अल्टरनेट फेस सेंटर बोले और अल्टरनेट एज सेंटर बोले, कैसे करना है क्या करना है समझना इस चीज़ को। बच्चों देखो मैंने यहाँ पर 3 नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ओके, कैसे बच्चों समझना इस चीज़ को। एक तो मैंने क्या लिखा है, अल्टरनेट कॉर्नर्स यानी एकांतर किनारे, सॉरी कॉर्नर बोला तो एकांतर कोने। एक क्या बोला, अल्टरनेट फेस सेंटर यानी एकांतर फलक के अंदर। ओके, अल्टरनेट एज सेंटर्स एकांतर किनारों के केंद्र। ओके ठीक है बेटा, अल्टरनेट मतलब एकांतर 1 by 1। अब बच्चा देखो बहुत भयंकर मैथमेटिक्स लगाता है, क्या आकिब सर की क्लास मंडे को आती है, ट्यूसडे को नहीं आती, फिर वेडनेसडे को आती है, फिर थर्सडे को नहीं आती, फिर फ्राइडे को आती है, सैटरडे को नहीं आती। कहने का मतलब क्या है, 6 वर्किंग डेज में, क्या कहा 6 वर्किंग डेज, सॉरी बच्चा 6 ज़्यादा हो गए क्या, ठीक है 6 वर्किंग डेज है तो क्या होगा, आकिब सर की क्लास मंडे को आती है, ट्यूसडे को अगर नहीं आती, वैसे आती रोज़ है, मंडे को आती है, ट्यूसडे को नहीं आती, फिर क्या वेडनेसडे को आती है, थर्सडे को नहीं आती, फ्राइडे को आती है, सैटरडे को नहीं आती। इसका मतलब क्या सर 6 डेज में 3 दिन तो आए, बोला जाता है आकिब सर की क्लास अल्टरनेट आएगी। इसका मतलब क्या 6 डेज में 3 दिन आई है, इसका मतलब मुझे क्या करना, टोटल का हाफ कर देना है। तो बच्चा क्या करेगा, भयंकर मैथमेटिक्स लगाता है, चूंकि अगर टोटल क्लासेस टोटल डेज में हर दिन आती है, तो अल्टरनेटिव क्लासेस क्या आ रही है, हाफ डेज यानी आधी आ रही है, टोटल
टोटल जो वीक के 6 वर्किंग डेज है तो 6 में 3 में ही आ रही है, इसका मतलब मैं टोटल का हाफ कर दूंगा। ठीक है, बच्चा भयंकर मैथमेटिक्स लगाता है बेटा, ऐसी मैथमेटिक्स मत लगा देना, खुद पे कंट्रोल रखना। ओके, कैसे देखो बेटा, अल्टरनेट कॉर्नर्स, बच्चा क्या कहेगा, रट के रखता है कि सर ने कहा था 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, तो अल्टरनेट कॉर्नर क्या, इसका हाफ कर दूं 4। यहां तक तो क्या तुक्का पिल जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर बच्चा क्या कहेगा, अल्टरनेट फेस सेंटर, सर ने कहा था टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो उसका हाफ कर दूं, 3 कर दूं क्या, नहीं बेटा, अल्टरनेट फेस सेंटर कितने होंगे, 2 होंगे बच्चों। क्लियर, ठीक है। फिर बच्चा क्या करता है, अल्टरनेट एज सेंटर्स, एकांतर किनारे के अंदर, यहाँ टोटल होते हैं, सर ने कहा था 12, तो इसका हाफ कर दूं, 6 कर दूं क्या, नहीं बेटा, ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने क्या कहा, अल्टरनेट कॉर्नर बोले कितने, 4, अल्टरनेट क्या बोले, फेस सेंटर 2, अल्टरनेट एज सेंटर कितने, 4। ठीक है, अब बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा, समझना इस बात को, एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, उसके बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझना बेटा, इजी वे में कैसे करना है, क्या करना, सबसे पहले मैं क्या कोई क्यूब बना रहा हूँ, बार बार समझने के लिए मैंने क्या कहा था, पूरे चैप्टर का बेसिक है बेटा, ये क्यूबिकल यूनिट सेल का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। क्लियर, ठीक है बच्चों। देखो अब आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है आपको, कैसे मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, एक कॉर्नर आप फिक्स कर लो, कोई सा भी एक कॉर्नर। अब कॉर्नर क्या होता है, फेस सेंटर क्या होता है, ए सेंटर क्या होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे अभी भी कोई अंधेरे में जी रहा है क्या, सर कॉर्नर क्या होगा, ए सेंटर क्या होगा, फेस सेंटर क्या होगा, ये नहीं पता तो आगे तो समझने का सवाल ही नहीं है बच्चों। कैसे, एक कॉर्नर फिक्स कर लिया, ठीक है, इस कॉर्नर को अगर मैं बोलूँ क्या, अल्टरनेट कॉर्नर, क्या बोलूँ इसको, अल्टरनेट कॉर्नर, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोल दिया अल्टरनेट कॉर्नर। तो अल्टरनेट का रूल क्या है बच्चों, जो कॉर्नर इससे डायरेक्टली कनेक्ट है वहां पर एटम नहीं होना चाहिए। मैंने क्या कहा, किसी एक कॉर्नर को फिक्स करके आपने क्या किया है, मान लो एक एटम मान लिया, मैंने क्या कहा, एक कॉर्नर को फिक्स करके एटम मान लो कि इस कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर अल्टरनेट कॉर्नर बनाने हैं तो क्या, जो भी कॉर्नर इससे डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा, सीधा जुड़ा हुआ होगा, वहां पर एटम नहीं होना चाहिए। ओके, कैसे नहीं होना चाहिए बेटा, समझना, इस कॉर्नर पे मैंने एटम माना है, तो देखो ये वाला कॉर्नर क्या, अरे इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है या नहीं है बेटा, इस पर एटम है तो इस पर नहीं होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉर्नर की, ये कॉर्नर इस कॉर्नर के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है या नहीं है, देख सकते हो बेटा, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है तो यहाँ पर एटम है तो यहाँ नहीं होना चाहिए। क्लियर, इस कॉर्नर की मैं बात करूँ तो देखो, ये बताओ ये वाला कॉर्नर इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है क्या, नहीं बच्चों। देखो ये कॉर्नर किस किस के कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में यहाँ पर एटम नहीं है, इसके कांटेक्ट में यहाँ पर नहीं है, इसके कांटेक्ट में यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब ये कॉर्नर जिन जिन कॉर्नर के कांटेक्ट में है वहाँ पर एटम नहीं है तो इस पर एटम होगा। समझ में आ गया, यस और नो। ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ बच्चों, एटम बना रहा हूँ। क्लियर, ठीक है बेटा। अब देखो ऊपर वाले चारों कॉर्नर तो हो गए, अब आते हैं नीचे वाले कॉर्नर्स पर। कैसे, इस कॉर्नर की मैं बात करूं, तरीका वही है, ये कॉर्नर जिसके कांटेक्ट में डायरेक्टली है उस पर एटम नहीं होना चाहिए। कैसे, ये कॉर्नर देखो किसके कांटेक्ट में है, ऊपर वाले कॉर्नर के कांटेक्ट में है, इसका मतलब एक पर ही है तो भी उसे छोड़ दो। कैसे, बाकी देखने की जरूरत नहीं है बाकी भी है या नहीं है, किसी एक के भी डायरेक्टली कांटेक्ट में है जिस पर एटम है तो उसके बाद उसे देखने की चेक करने की जरूरत नहीं है। कैसे, ये कॉर्नर इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है, इस पर एटम है तो इस पर होगा क्या, नहीं बच्चों, काम खत्म, इसे छोड़ो। अब आते हैं इस कॉर्नर की बात करूं मैं, ये कॉर्नर देखो किसके कांटेक्ट में बेटा, इसके कांटेक्ट में है, यहाँ पर एटम है क्या, नहीं। एक ये वाला कॉर्नर किसके कांटेक्ट में, इसके कांटेक्ट में है, इस पर एटम है क्या, नहीं बच्चों। एक देखो ये वाला कॉर्नर ऊपर जाके किससे मिल रहा है, इस वाले कॉर्नर से, इस पर एटम है क्या, नहीं। इसका मतलब ये कॉर्नर क्या, अरे 3 कॉर्नर के क्या डायरेक्टली कांटेक्ट में, तीनों पर ही एटम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर एटम हो सकता है। यस और नो, एक इस पर हो गया। क्लियर बेटा, चलो अब बात करते हैं क्या, इस वाले कॉर्नर को फिक्स करूं तो ये देखो जिसके डायरेक्टली कांटेक्ट में उस पर एटम नहीं होना चाहिए, इसके कांटेक्ट में एटम है, इसके कांटेक्ट में एटम है। बच्चा कहेगा सर इसके कांटेक्ट में यहाँ नहीं है, मैंने क्या कहा, एक के भी अगर एटम है कांटेक्ट वाले कॉर्नर के तो उस पर नहीं होना चाहिए, तो इस पर होगा क्या, नहीं होगा बेटा। चलो बेटा, अब इस कॉर्नर की बात करूँ, ये किसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है, एक तो ये हो गया। एक ऊपर लेके जाऊं तो इसके कांटेक्ट में, यहाँ पर है क्या, नहीं। एक इसके कांटेक्ट में है तो यहाँ पर है क्या, नहीं बेटा, यहाँ पर भी नहीं है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ये कॉर्नर जिन 3 कॉर्नर के कांटेक्ट में, तीनों पर ही एटम नहीं है, मतलब यहाँ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो बेटा, टोटल 8 कॉर्नर थे, लेकिन मैंने अल्टरनेट कॉर्नर अगर मैं मानूँ तो कितने टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी अल्टरनेट कॉर्नर कितने हो गए बेटा,
4 हो गए, काम खत्म। ओके ठीक है, अब अपने क्या कहा, अल्टरनेट फेस सेंटर, तरीका वही है बेटा, एक फेस सेंटर अपनी मर्जी से कोई फिक्स कर लो। ओके कैसे बेटा, जैसे मैं मान रहा हूँ मैंने ये फेस सेंटर फिक्स कर लिया, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ अल्टरनेट फेस सेंटर। मैंने क्या बोला है इसे, अल्टरनेट फेस सेंटर। देखते हैं बच्चों इसका नंबर क्या होता है, अल्टरनेट फेस सेंटर, एकांतर फलक के अंदर। ओके रूल वही है, देखो इसको मैं डॉट से यूज रिप्रेजेंट किया, इसको मैं होल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अलग कलर मैंने यूज किया समझने के लिए। ऐसा नहीं कि सर कहे देखो डेकोर कर रहे हैं कौन सा अच्छा लगेगा, नहीं, खाली समझने के लिए, अंतर डिफरेंस करने के लिए। कैसे, ऊपर वाले फेस के सेंटर पर मैंने क्या माना बेटा, एटम मान लिया, तो देखो कौन कौन से फेस इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है। कैसे, इस चीज़ को बॉक्स से समझना बेटा और अच्छे समझ में आएगा। कैसे, जैसे मान लो हमें पता फेस कौन कौन से थे, ऊपर वाला फेस, नीचे वाला फेस, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये 6 फेस है या नहीं है। अपनी मर्जी से कोई सा भी एक फेस मान लो, रिजल्ट आपको वैसे कैलकुलेट करना है कि जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में वहाँ पर एटम नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ऊपर वाले फेस के सेंटर पर कोई एटम है तो हमें पता है बेटा, इस पर मैंने एटम मान लिया, ऊपर वाला ये वाला, क्लियर। अब देखो सामने वाला फेस है, इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है या नहीं है, अरे सीधी सी बात है, दोनों फेस आके मिल रहे हैं बच्चों आपस में, आके देखो इस एज पर दोनों मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं। अल्टरनेट का तरीका ही क्या है, जो फेस इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा उस पर एटम नहीं होना चाहिए। ओके, इस पर है तो सामने वाले पर होगा क्या, नहीं बच्चों। इधर देखो ये वाला भी इससे ऊपर वाले से आके मिल रहा है, इस पर नहीं होगा। राइट साइड वाला इससे ऊपर जाके मिल रहा है, इस पर होगा क्या, नहीं। सामने वाला आके मिल रहा है, पीछे वाला भी देखो ऊपर जाके मिल रहा है इससे, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, एक फेस अगर आपने फिक्स कर लिया तो देखो फ्रंट साइड बैक साइड ये दोनों जाके मिल रहे हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड ये भी जाके मिल रहा है। लेकिन ये अपर साइड पे अगर एटम माना था तो लोअर साइड वाला देखो अपर साइड वाले के डायरेक्टली कांटेक्ट में है क्या, नहीं। बच्चा कहेगा सर नीचे की साइड वाला जो फेस है वो आगे पीछे दाएं बाएं इनके कांटेक्ट में तो है ना, इनके कांटेक्ट में तो है, लेकिन हमें पता है फ्रंट साइड बैक साइड राइट साइड लेफ्ट साइड किसी पर भी एटम नहीं है फेस के सेंटर पर, है क्या, नहीं बेटा। तो नीचे वाले फेस के सेंटर पर एटम हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है बेटा। देखो ये थंब की पोजीशन देखो, इस टाइप से क्या होगा, इन दोनों के फेस के सेंटर पर एटम होगा, क्लियर। तो क्या कहा, ये देखो बच्चों ऊपर का फेस सेंटर है, ये क्या सामने वाला, एक इसके पीछे वाला, क्लियर। ये राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला, ये चारों ही क्या इससे ऊपर वाले फेस से जाके मिल रहे हैं, तो इन पर एटम होगा क्या, नहीं। लेकिन ये नीचे वाला जो फेस है बेटा ये इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है क्या, नहीं बच्चों, तो इसके सेंटर पर एटम होगा। तो फेस सेंटर एटम की बात करें टोटल कितने हो गए, अल्टरनेट फॉर्म में बोले तो 2, समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा एक मैं बोलूँ क्या, अल्टरनेट एज सेंटर, ठीक है। एज सेंटर की बात करें बच्चों तो अपनी मर्जी से कोई भी एक एज फिक्स कर लो, जैसे मान लो मैंने ये एज फिक्स कर लिया, इसको मैं बोल रहा हूँ क्या, अल्टरनेट, क्या बोल रहा हूँ, अल्टरनेट एज सेंटर, ठीक है। अल्टरनेट एज सेंटर बच्चों देखो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, रूल वही है बच्चों, क्या, अगर एक एज के सेंटर पे आपने एटम मान लिया है तो जो भी एज इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा उस पर एटम नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी एक एज मान सकते हो, कोई बाउंडेंस नहीं है, सर ने ये माना तो यही माने। जो टोटल एज होते हैं जितने किनारे होते हैं इनमें से कोई एक मानना है, क्लियर, ठीक है बेटा। देखो कैसे, इस एज पर अपने एटम मान लिया तो देखो ये वाला एज इसके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है या नहीं है, इस पर एटम होगा क्या, नहीं बच्चों। ये वाला एज देखो इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है या नहीं है बच्चों, इस पर एटम है तो इस पर नहीं होना चाहिए। ये पीछे वाला एज देखो ये किसके कांटेक्ट में, इस एज के कांटेक्ट में, इस एज के कांटेक्ट में, इसका मतलब क्या होगा, इन पर एटम नहीं है तो इस पर होगा या नहीं होगा, इस पर एटम हो सकता है। मैं क्रॉस देखो अलग अलग सिंबल यूज किए हैं, डॉट से, होल से, क्रॉस से, समझ में आ गया। इसका मतलब ऊपर वाले चारों एज की मैंने बात की तो इन पर क्या, 4 में से 2 पर तो एटम आ गए एज के सेंटर पर, क्लियर, ठीक है। अब बात करें जो परपेंडिकुलर एज है, लंबवत एज है, कैसे बेटा, किनारे हैं, ये वाला एज देखो, ये वाला एज जाके ये वाला एज इसमें जाके मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है, इस पर एटम है तो इस पर होगा क्या, नहीं बच्चों, खाली छोड़ दो। देखो इस एज की बात करें, ऊपर जाके पीछे वाले मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है, इस पर एटम है तो इस पर होगा क्या, नहीं बच्चों, ये दोनों का काम हो गया। इधर वालों पर आओ, ये वाला एज ऊपर वाले में जाके मिल रहा है, इस पर एटम है तो इस पर होगा क्या, नहीं बच्चों। ये वाला एज देखो ऊपर जाके इसमें जाके मिलेगा, इस पर एटम है तो इस पर होगा क्या, नहीं बच्चों। इसका मतलब 1 2 3 4 ये खाली हो गए, बिल्कुल हो गए बेटा। अब बात करें जैसे इस एज की मैं बात करूँ, देखो
इस एज की मैं बात करूं, ये किसके कांटेक्ट में है, यहाँ के इसमें मिल रहा है। और देखो ये वाला एज है, यहाँ के इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जैसे मान लो मैं डॉट से बोल रहा हूँ, मैंने ये वाला एज मैं ले रहा हूँ, क्लियर। ये वाला एज इसमें आके मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इस एज के सेंटर पर कोई एटम है क्या, नहीं। एक देखो ये वाला किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इस पर एटम है क्या, नहीं। एक किस में मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इस पर कोई एटम है क्या, नहीं। एक इससे भी मिल रहा है, इस पर कोई एटम है क्या, नहीं। इसका मतलब ये एज है जिससे मिल रहा है उस पर कोई एटम है क्या, कोई एटम नहीं है बेटा। इसका मतलब क्या होगा, इस पर एटम हो सकता है। अगर जो इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में उन पर एटम नहीं है तो इस पर एटम हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करें जैसे इस एज की बात करूं, ये इसके कांटेक्ट में है, अरे देखो आके मिल रहा है नहीं मिल रहा, इस पर एटम है तो इस पर होगा क्या, नहीं। इस एज की बात करूं, देखो इसके कांटेक्ट में इस पर एटम है तो इस पर होगा क्या, नहीं बेटा। इस एज की बात करूं, देखो ये किस किसके कांटेक्ट में है, इधर आके इससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, इस पर एटम है क्या, नहीं। फिर ये वाला एज इधर आके इसमें भी मिल रहा है, इस पर एटम है क्या, नहीं। फिर देखो ये वाला एज इधर आके इसमें मिल रहा है, इस पर एटम है क्या, नहीं। ये वाला एज इधर आके इसमें मिल रहा है तो इस पर एटम है क्या, नहीं। यानी ये वाला जो एज है, जिन जिन के कॉन्टेक्ट में उन एज पर एटम है क्या, उन किनारों पर परमाणु है क्या, नहीं बच्चों, तो इस पर हो सकता है। तो आप देख सकते हो टोटल एज जो 12 थे 12 थे, उन पर अपने देखा कितने पर आ रहा है टोटल में, 1 2 3 4। समझ में आ गया। तो अल्टरनेट एज सेंटर बोले तो कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे। तो ये रिजल्ट कैसे आया, समझ में आया बेटा, यस और नो। अब देखना बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको कैसे कंफ्यूज करेगा। आपको बोले कि अल्टरनेट फेस सेंटर पर एटम प्रेजेंट है, मैंने क्या कहा, अल्टरनेट फेस सेंटर पर एटम प्रेजेंट है, तो बच्चा रट के रखेगा। सर ने कहा था फेस सेंटर 6 होते हैं तो 6 पर प्रेजेंट है, नो, ओनली 2 पर प्रेजेंट है। अल्टरनेट फेस सेंटर बोल दिया तो क्या करना, 2 पर। आ गया समझ में, ठीक है। या फिर आपसे बोले अल्टरनेट कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या, टोटल कॉर्नर होते हैं 8 है, अल्टरनेट कॉर्नर बोला तो 8 पर नहीं 4 पर है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। या फिर बोले आपसे अल्टरनेट एज सेंटर पर एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब अल्टरनेट एज सेंटर बोला तो टोटल 12 पर नहीं है, 12 पर नहीं है, कितने पर है, 4 पर ही प्रेजेंट है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। या फिर आपसे लैंग्वेज ऐसी भी दे दे, क्या अल्टरनेट फेस सेंटर पर एटम अब्सेंट है, अल्टरनेट फेस सेंटर पर एटम अब्सेंट है, अल्टरनेट फेस सेंटर मतलब 2 पर अब्सेंट है तो मतलब बाकी 4 पर प्रेजेंट है। टोटल फेस कितने होते हैं, फेस सेंटर 6 होते हैं। अल्टरनेट फेस सेंटर पर अब्सेंट है मतलब 2 पर अब्सेंट, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है 4 पर प्रेजेंट है। समझ में आ गया। अल्टरनेट कॉर्नर पर अब्सेंट है, इसका मतलब 4 पर अब्सेंट है तो बाकी बच गए 4 पर प्रेजेंट है। समझ में आ गया। अल्टरनेट एज सेंटर पर एटम अब्सेंट है, अल्टरनेट एज सेंटर मतलब 4 पर अब्सेंट है तो बाकी कितने बच गए, टोटल में से 12 में से 4 गया, 8 बच गए, 8 पर प्रेजेंट है। समझ में आ गया। तो कितने पर प्रेजेंट है, कितने पर अब्सेंट है। बच्चा कहेगा ये कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चंस में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, बात समझ में आई। तो मेरा कहने का मतलब क्या, किस पर प्रेजेंट है, किस पर अब्सेंट है बेटा, कैसे आपको आइडिया लगाना। अल्टरनेट वर्ड बोल दे तो ध्यान रखना, अल्टरनेट फेस सेंटर देखते दिमाग में आना चाहिए 2, चाहे प्रेजेंट है चाहे अब्सेंट है। अल्टरनेट कॉर्नर बोल दे मतलब 4, चाहे प्रेजेंट बोले चाहे अब्सेंट। अल्टरनेट एज सेंटर बोल दे तो क्या बेटा, 4, चाहे प्रेजेंट बोले चाहे अब्सेंट बोले। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। एक चीज़ बेटा और ध्यान रखना, क्या ये तो ठीक है, नॉर्मली बच्चे को एक वर्ड लिखा जाता है, जैसे मान लो इक्वेशन आती है कि F + C = क्या होता है, E+2। मैंने क्या कहा, F + C = E+2। ये बच्चे को घुमा फिरा के क्या इक्वेशन 2-3 टाइप से दे देगा। कैसे, F - C = E+2, F + E = C+2, ऐसे घुमा फिरा के दे देगा। तो पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होता है, रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। कैसे, F का मतलब क्या होता है बेटा, फेस, C का मतलब क्या होता है यहाँ पर कॉर्नर, और E का मतलब होता है बेटा एज। बात समझ में आ गई। फेस का नंबर कितना होता है बेटा किसी क्यूब में, 6, कॉर्नर कितने होते हैं 8, एज कितने होते हैं 12। इसका मतलब क्या होता है बच्चों समझना, बस मैथमेटिकली डाटा है ये। कैसे, फेस और कॉर्नर का टोटल सम होगा एज के नंबर के +2, यानी 2 ज़्यादा होगा। अरे एज के नंबर में 2 ऐड करेंगे तब जाके क्या होगा, फेस और कॉर्नर का नंबर इसके सम के इक्वल आता है। कैसे, फेस कितने होते हैं किसी क्यूब में 6, और कॉर्नर कितने होते हैं 8, 6 + 8 कितने हो गए 14, एज कितने होते हैं 12, तो 12 + 2 तो यानी 14 और 14 तब जाके इक्वल आते हैं। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। एक चीज़ और ध्यान रखना, वर्डिंग में बार बार आपको कंफ्यूज करेगा बेटा, कई जगह बोलेगा एक्सिस, कई जगह बोलेगा प्लेन। ध्यान रखना गलती हमसे कहाँ करवाता है, सीधा तो बेटा बुक्स में भी लिखा होता है ये इसके ऐसे ये ऐसे, लेकिन गलती तुमसे कहाँ करवाएगा, टीचर का यही तो रोल है। ध्यान रखना, एक्सिस अगर बोले क्या आएगा, एक्सिस, एक्सिस अगर बोले तो समझ जाना
लाइन। मैंने क्या कहा, एक्सिस अगर बोले तो क्या, लाइन। बच्चों ध्यान रखना, क्या एक्सिस अगर बोले तो लाइन समझना है। लाइन मतलब क्या, लाइन मतलब क्या करना है बेटा, 1D, यानी क्या करना है, 1D। ओके, यानी 1D में बात कर रहा है। क्लियर। एक कई का आएगा बेटा प्लेन। मैंने क्या कहा, प्लेन। प्लेन बोले तो मतलब क्या, एरोप्लेन वाला नहीं बेटा। प्लेन अगर बोले मतलब सरफेस, सतह की बात कर रहा है। ठीक है, ये बच्चों सरफेस बोले मतलब क्या, 2D में। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में बोलेगा एक एक्सिस से कोई पास होती है, लाइन पास, एक्सिस कोई किसी एक्सिस से एटम हटा दिए जाए, किसी प्लेन से एटम हटा दिए जाए, तो इसका मतलब क्या है, एक्सिस बोले मतलब लाइन, एक रेखा की बात कर रहा है। क्लियर। और वो क्या होती है, 1D में होती है। क्लियर, यानी एक दिशा, एक वी में पढ़ते हैं ना, 1D 2D, उसकी बात कर रहा हूँ। प्लेन अगर बोलते हैं मतलब सरफेस की बात कर रहा है, मतलब क्या, वो 2D में लेना है। ओके, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझना। मान लो कोई बच्चा है, कोई बच्चा को अंधा बच्चा सपोज करो। ओके, उस अंधे बच्चे को अपन क्या, गोली मार दे बेटा, सपोज करो, मारेंगे नहीं, टेंशन मतलब बेटा। क्या कहा, उस अंधे बच्चे को अगर अपन गोली मार दे तो क्या होगा, अरे वो गोली क्या होगी, उसे आर पार से काट देगी क्या, उसे पूरे से इसके 2 पार्ट कर देगी क्या, नहीं बच्चों। क्या, उस अंधे बच्चे को बॉडी को क्रॉस करते हुए क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। ठीक है, उसका टैलेंट अगर वो बीच में रोक ले तो वो अलग बात है बेटा। ठीक है, रजनीकांत तो है ही नहीं, वो ऐसे रोक लेगा। बात समझ में आ रही है क्या। वो अंधा बच्चा या अंधी बच्ची क्या करेगी, मान लो उसे अगर गोली मार दे तो गोली क्या होगी, उसके बॉडी को क्रॉस करके सीधी जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी बेटा। वो कौन सी कंडीशन है, एक्सिस वाली कंडीशन है, एक लाइन में जाएगी। यस और नो, बात समझ में आ गई। अगर मैं बोलूँ प्लेन, प्लेन मतलब क्या, सरफेस। सरफेस मतलब क्या, मैंने क्या कहा, 2D, यानी आपसे बोले उस अंधे बच्चे को तलवार से काट दे बेटा। ठीक है, तलवार से काट दे, इसका मतलब क्या, आर पार उसे काट दिया है, उसके 2 पार्ट कर दिए हैं। समझ में आ गया, ये 2D है बेटा। आ गया समझ में। मैंने क्या कहा, एक्सिस बोले एक लाइन में गोली मारने वाला केस है बेटा। आ गया समझ में। क्या, प्लेन अगर बोले मतलब सरफेस की बात कर रहा है, मतलब क्या, आर पार काट दो। ओके, कैसे, अब सिंपल एग्जांपल समझना बच्चों इस बात का। कैसे, ये बॉक्स है। ओके, ये बॉक्स है, मान लो वो अंधा बच्चा है बेटा, वही अपना। ठीक है, मैं दूरदृष्टि का नाम नहीं ले रहा हूँ बेटा, ध्यान रखना। ओके, कोई भी अंधा बच्चा हो सकता है बच्चों। देखो समझना इस बात को। क्या, अगर हम क्या करें, इस अंधे बच्चे को, यानी किसी को भी देखो बेटा अपन गोली मार दे। देखो मैं अगर इसको गोली मार दूं तो हमें पता है बच्चों ये बुलेट क्या करेगी, अरे अंग्रेजों बुलेट को बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना। क्या, अगर इसको गोली मार दे तो हमें पता है ये बुलेट क्या करेगी, इसे क्रॉस करके सीधी पास होगी, नहीं होगी, होगी बेटा। ये तो क्या है, एक्सिस वाला मीनिंग है, 1D में है, एक सीधी लाइन में है। आ गया समझ में। अगर मैं क्या कहूँ प्लेन, अगर मैं बोलूँ प्लेन, प्लेन तो क्या, इसको बीच में से काट दिया, यानी इसके 2 पार्ट कर दिए, चारों, यानी क्या, आर पार इसे काट दो बेटा। आ गया समझ में। इसके 2 पार्ट होंगे, नहीं होंगे। और ऐसी अगर कंडीशन है तो क्या, सरफेस बोलते हैं इसे, 2D। समझ में आ गया, क्लियर। तो कई जगह क्वेश्चंस में नाम आएगा बेटा, एक एक्सिस के थ्रू, एक प्लेन के थ्रू। मतलब क्या है, समझ में आ गया। एक्सिस मतलब एक लाइन में, प्लेन बोले मतलब एक सरफेस में। समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट और स्क्रीनशॉट लो। कोई भी दिक्कत हो तो बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी दिक्कत है बता सकते हो, कोई भी दिक्कत। फटाफट। फटाफट, कोई भी दिक्कत है बता सकते हो बेटा, कोई भी दिक्कत। अरे अंधे बच्चों का रिप्लाई नहीं आ रहा, दिखाई देना बंद हो गया क्या, अरे डर गए क्या। एक्चुअल में गोली तलवार वाला केस नहीं होगा बेटा, टेंशन मत लो। कुमकुम, अंधे बच्चे कहाँ हैं, अरे कहाँ हैं, डर के भागे क्या क्लास छोड़ के। हाँ चलो, क्लियर है सर, क्लियर। अच्छा अंधे बच्चों का आ गया रिप्लाई, नो सर, नो सर, नो सर, करीना, नो सर, नो सर, सोहेल। ठीक है बेटा, यही हैं। ठीक है, पकड़ के रखना उनको। अभी तो उनको और भी कई गोलियां मारेंगे, पूरे चैप्टर में बार बार गोली मारी जाएगी उनको, अंधे बच्चों को। चलो बेटा समझना इस बात को, कैसे करना, क्या करना, यहाँ तक बात ठीक है। चलो बेटा, तो ये तो अपने बेसिकली समझा, आपको बोले कॉर्नर ये वगैरह सब कैसे करना है, क्या करना है। ओके, अब बच्चों देखो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट देखो, बेसिक एक तो ये होता है कॉर्नर, ए सेंटर, फेस सेंटर, इनका मीनिंग क्या होता है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि एटम होता है कौन सा पार्ट वाला एटम, कितना मतलब
पार्ट कवर करता है यूनिट सेल का। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, अपने यूनिट सेल बोली है, यूनिट सेल के कई सारे पार्ट अपने बोले हैं। क्या अपने बोला है? कॉर्नर है, फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है, एज सेंटर है। तो यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, एटम अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है। जैसे मैंने कई सारी पोजीशन यहाँ पर बोली है, फेस सेंटर, एज सेंटर, बॉडी सेंटर बोला है ना, तो कई सारी पोजीशन अपने बोली है। तो ध्यान रखना, अलग अलग टाइप की अपन यूनिट सेल पढ़ेंगे तो उसमें एटम क्या होता है, अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट हो सकता है। मैंने क्या कहा, अलग अलग एटम, क्या यानी अलग एटम जो होते हैं अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट हो सकते हैं। कॉर्नर पे भी हो सकते हैं, फेस सेंटर पर हो सकते हैं, बॉडी सेंटर पर हो सकते हैं और एज सेंटर पर हो सकते हैं। पहले तो इनका मीनिंग क्या है ये हमने समझा। अब मेरा स्टेटमेंट क्या है बेटा, समझना इस बात को अच्छे से। क्या मैं बोलना चाहता हूँ, इफ़ any atom is participating in more than one unit cell, then the contribution of atom will not 100% in one unit cell। मैंने क्या बोला, अगर एक परमाणु, सुनना अच्छे से, अगर एक परमाणु एक से ज़्यादा एकक कोशिकाओं में साझेदारी कर रहा है तो उस परमाणु का एक एकक कोशिका में योगदान 100% नहीं होता। मैंने क्या कहा, अगर कोई परमाणु है, अगर कोई परमाणु एक से ज़्यादा एकक कोशिकाओं में साझेदारी कर रहा है तो उस परमाणु का एक एकक कोशिका में योगदान 100% कभी भी नहीं होगा बेटा। ओके, बच्चा कहेगा सर 50-50 होगा क्या? नहीं बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा। ओके, जैसे मान लो अपनी कोचिंग इनफाइनाइट को मान लो मैंने नौशाद सर ने मिलकर स्टार्ट किया, तो इसमें पूरा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो कुछ भी हो बेटा, ये बताओ इसमें 100% मेरा हक है क्या? नहीं बेटा, यानी मैंने नौशाद सर ने दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया तो क्या होगा, जब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो 50% मेरा 50% उनका। सिंपल सा एग्जाम्पल है। मेरा कहने का मतलब क्या, अपनी इस कोचिंग से अगर अपन बात करें तो क्या मेरा अकेले का रोल है क्या इसमें? नहीं, 50-50% बेटा मेरा भी है और उनका भी है। क्यों? यही बात मैंने बोली है। इसका मतलब क्या है, ये जो अपनी कोचिंग है इनफाइनाइट है, ये मान लो हम दोनों में साझेदारी पार्टिसिपेट, हम दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी मैं भी नौशाद सर भी दोनों अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्या होगा, यानी पूरी कोचिंग पर मेरा अकेले का कोई राइट नहीं होगा, अकेले का कोई हक नहीं होगा बेटा। बात समझ में आई क्या? मेरा भी होगा और उनका भी होगा। एटम का भी यही रोल है। अगर कोई ऐसा एटम है, मैंने क्या कहा, ऐसा एटम अगर है जो क्या एक से ज़्यादा यूनिट सेल में क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, योगदान दे रहा है, तो एक यूनिट सेल में उसका 100% पार्ट प्रेजेंट होगा क्या? नहीं होगा बेटा। बच्चा कहेगा सर कितना होगा, 50 होगा क्या? 50% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा वो एटम एक्चुअल में उसका कितना % पार्ट यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा, अलग अलग पोजीशन मैंने बोली है, बॉडी सेंटर बोला है, फेस सेंटर बोला है, कॉर्नर बोला है, ए सेंटर बोला है। कौन से पार्ट वाला एटम कितना प्रेजेंट है यूनिट सेल के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा उसका यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट प्रेजेंट है, कितना पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम। समझना अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, ध्यान रखना। क्या कहा मैंने, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल, इन वन यूनिट सेल, ये पॉइंट अच्छे समझना। मैंने क्या कहा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, यानी एक एकक कोशिका में परमाणुओं का योगदान, यानी जो एटम होते हैं उसका कितना % पार्ट प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। अब हमें पता है बच्चों एटम क्या होते हैं, अलग अलग पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है, एक तो मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, एक तो हमें पता है बॉडी सेंटर्ड एटम। क्या कहा, बॉडी सेंटर्ड एटम, यानी बॉडी सेंटर्ड एटम होता है, इसका कितना पार्ट होता है? एक मैं लिख रहा हूं बेटा, क्या एक आपसे बोले जैसे फेस सेंटर्ड एटम। क्या कहा, फेस सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर्ड एटम मतलब क्या, काय केंद्रित परमाणु। हिंदी में क्या कहेंगे इसे, काय केंद्रित परमाणु। फेस सेंटर्ड एटम, फलक केंद्रित परमाणु। एक मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, एज सेंटर्ड एटम, एज सेंटर्ड एटम, यानी किनारा केंद्रित परमाणु अगर है तो उसका कितना पार्ट होगा प्रेजेंट। एक मैं बोलूँ बेटा कॉर्नर एटम। क्या कहा, कॉर्नर एटम, यानी कोने वाला परमाणु। ओके, इसको अच्छे से समझना है। मैंने क्या कहा, यूनिट सेल के अंदर एटम अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है, बॉडी के सेंटर पर भी हो सकता है, फेस के सेंटर पर भी हो सकता है, ए सेंटर पर हो सकता है, कॉर्नर पर भी हो सकता है। यानी अलग अलग पोजीशन पर जो एटम प्रेजेंट है, एटम उपस्थित है, उसका एक यूनिट सेल में कितना पार्ट प्रेजेंट है। पूरा का पूरा एटम यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट हो कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चा कहेगा सर हमेशा आधा हो ये ज़रूरी है क्या? नहीं, डिपेंड करेगा पोजीशन कैसी है। ओके, समझना बेटा इस बात को। बॉडी सेंटर एटम, अब एक बात को हमेशा ध्यान रखना,
मैंने क्या कहा, किसी एटम का यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट प्रेजेंट है, इसका सबसे इजी मेथड समझना हो बच्चों, ध्यान रखना, उस पूरे एटम का फॉर्मेशन कर लो। मैंने क्या कहा, पूरे परमाणु का निर्माण कर लो। बच्चा कहेगा सर ये कैसे, पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए उस एटम को पूरा का पूरा ढक लो, पूरा का पूरा कवर कर दो। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, यानी जहाँ पर एटम है उसके पास ऐसी कई सारी यूनिट सेल लगा दो ताकि वो पूरा ढक जाए, पूरा कवर हो जाए। पूरा कवर हो जाए यानी हमें दिखाई देना बंद हो जाए। ओके, बच्चा कहेगा सर हम आंख बंद कर ले तो भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। नहीं बेटा, चीटिंग नहीं करनी है। बात समझ में आई क्या? कुछ अंधे बच्चों को शायद वैसे भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखना बेटा, मैंने क्या कहा, आंख बंद करके चीटिंग नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, उस एटम को पूरा ढकना है, उस एटम को पूरा ढक के आपको देखना है उसे पूरा कवर करने के लिए कितनी यूनिट सेल की जरूरत पड़ी है। मैंने क्या कहा, सपोज करो ऐसे 4 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल लगाने से पूरा कवर हो गया, इसका मतलब एक एटम का पूरा कवर हो गया, पूरा ढक गया, मतलब पूरा एटम बन गया। क्लियर, पूरा एटम बन गया, कंप्लीट एटम बन गया। इसका मतलब कंप्लीट एटम के फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी यूनिट सेल लगानी पड़ी, ऐसी 4 लगानी पड़ी। 4 को मिलाने से पूरा एटम बना, मतलब एक में कितना पार्ट हो गया, 1/4। यस और नो, बस ऐसे ही हमें चेक करना है। ओके, कैसे, बॉडी सेंटर एटम की मैं बात करूं बच्चों तो समझते जाना अच्छे से, कैसे है क्या बेटा, ये भी ऑनलाइन क्लास में समझना थोड़ा सा टिपिकल होगा, लेकिन समझोगे तो बहुत इजी वे में भी हो जाएगा। कैसे बेटा समझना इस बात को, बॉडी सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी सेंटर एटम की बात कर रहा हूँ बेटा। देखो कैसे बॉडी सेंटर है, सीधी सी बात है, जैसे मान लो कोई एटम है बेटा, कोई एटम मान लो रूम के सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये बताओ अगर वो एटम रूम के सेंटर में है तो इस एटम का कोई भी पार्ट यूनिट सेल के बाहर हो सकता है क्या? मैंने क्या कहा, अगर वो एटम यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है तो इस एटम का कोई भी पार्ट इस मान लो रूम के अंदर, रूम के बाहर होगा क्या? नहीं, उसका पूरा का पूरा पार्ट रूम के अंदर ही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने क्या कहा, जैसे मान लो ये बॉक्स है बेटा, इस बॉक्स की मैं बात करूँ तो मान लो इसके सेंटर पर मैंने मार्कर रखा है, सपोज करो बेटा, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा इसके सेंटर पे मैंने मार्कर रखा है, तो ये बताओ इस मार्कर का कोई भी पार्ट इस बॉक्स के बाहर है क्या? नहीं बेटा, इसका कोई भी पार्ट बॉक्स के बाहर नहीं है। इसका मतलब ये बताओ इस पूरे मार्कर को मैं बॉडी सेंटर एटम मान रहा हूँ। इस पूरे मार्कर को बनाने के लिए, यानी पूरा मार्कर बनाने के लिए ये बताओ ऐसे और कई सारे बॉक्स या यूनिट सेल की जरूरत है क्या? नहीं, एक बॉक्स के अंदर ही पूरा का पूरा मार्कर आ रहा है। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर मार्कर का कितना परसेंट पार्ट होगा बेटा? 100% होगा। यस और नो? क्लियर, 100% यानी क्या? 1 को बोलते हैं बेटा 100%, 100% यानी 100/100 यानी कितना? 1 होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर, मैंने क्या बोला है, बात समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर, चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा, बॉडी सेंटर एटम जो होता है उसके फॉर्मेशन के लिए क्या दूसरी यूनिट सेल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर पर होगा, उसका कोई भी पार्ट एटम का यूनिट सेल के बाहर नहीं होगा। इसका मतलब एक ही यूनिट सेल के अंदर पूरा का पूरा एटम प्रेजेंट है, तो क्या होगा, पूरा 100% पार्ट यूनिट सेल के अंदर ही है, यानी 100% यानी 1। समझ में आ गया? क्लियर, ठीक है। फेस सेंटर एटम, तो सबसे पहले ये देखो बेटा फेस सेंटर एटम का मतलब क्या होता है, समझना इस बात को। फेस सेंटर एटम, जैसे इस मार्कर की मैं बात करूं बेटा, ये मान लो यूनिट सेल है, इसको मैंने इस फेस के सेंटर पर रख दिया। इस मार्कर को मैं कहाँ रख रहा हूँ? इस फेस के, मान लो इस फेस के सेंटर पर रख दिया बेटा। बच्चा कहेगा सर बाहर कैसे आ रहा है, ऐसे होगा क्या? नहीं, एक्चुअल में क्या ये सरफेस के अंदर ही होता है बेटा, इस टाइप से सरफेस के अंदर होता है। ये तो समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर इस मार्कर को मैंने इस बॉक्स के ऊपर रख दिया, इसके फेस पर रख दिया, तो मैंने क्या कहा, ये इसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये चेक करने के लिए इस पूरे का फॉर्मेशन कर लो। इस पूरे का फॉर्मेशन करने के लिए पूरे को कवर कर दो, पूरे को ढक दो। ओके, पूरे को ढकने के लिए क्या करो बेटा, ऐसी बॉक्स अगर और लगाने पड़े तो लगा दो। ओके, ऑनलाइन से एक ही मंगाया बेटा, दूसरा बॉक्स नहीं मंगा पाए बेटा, ठीक है। चलो बेटा, तो एक से समझना कैसे। इसके फेस के सेंटर पे मान लो इसके रखा मैंने यहाँ पर, क्या फेस पे रखा, मतलब फेस के सेंटर पे रखा, बात वही है। इसे पूरा ढकने के लिए, पूरा कवर करने के लिए ऐसा कैसा एक बॉक्स और लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा? लगाऊंगा बेटा। ओके, तो अभी आपको दिखाई दे रहा है क्या? बच्चा कहेगा सर चीटिंग करूँ क्या, बीच में से देख लूँ क्या? नहीं बेटा, चीटिंग नहीं करनी है। एक्चुअल में सरफेस के अंदर की साइड होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या? तो क्या होगा, एक तो मान लो इस बॉक्स के ऊपर मैंने रखा है, ऐसी कैसी एक यूनिट सेल और मैंने इसके ऊपर रख दी, तो ये पूरा पूरा कवर होगा, नहीं होगा? इसका मतलब 2 यूनिट सेल को मिलाने से, क्या कहा, 2 यूनिट सेल को मिलाने से अगर पूरा एटम कवर हो रहा है, इस मार्कर को एटम मान रहा हूँ, ऐसे 2 बॉक्स को मिलाने से पूरा एटम कवर हो रहा है, इसका मतलब पूरे एटम का फॉर्मेशन हो रहा है। पूरे एटम का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये बताओ पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए ऐसे कितने बॉक्स, कितनी यूनिट सेल मिलानी पड़ी? 2
दो यूनिट सेल के मिलने से पूरा एटम बन गया, साप्ता परमाणु बन गया। साप्ता समझ रहे हो ना, पूरे यानी दो यूनिट सेल को मिलाने से पूरा एटम बन गया। इसका मतलब एक यूनिट सेल में कितना परसेंट पार्ट है? 50% है बेटा। यस और नो? 50% इसमें और 50% ऊपर वाली में। यस और नो? बात समझ में आ गई? सिंपल सी बात है। जैसे अपन क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो टेनिस बॉल देखी होगी बेटा, टेनिस बॉल के बीच में से दो पार्ट करते हैं तो क्या 50% पार्ट इधर 50% पार्ट इधर, दोनों को मिला दे तो पूरी बॉल का फॉर्मेशन होता नहीं होता? होता वही केस है बेटा। एक यूनिट सेल यानी इसके फेस के सेंटर पर 50% होगा, उसके पास में दूसरी यूनिट सेल है 50% इसमें होगा, दोनों के फेस को मिला दो तो क्या होता है? पूरे एटम का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका मतलब पूरे एटम का फॉर्मेशन कब होता है? दो यूनिट सेल को मिलाने से। लेकिन एक यूनिट सेल में कितना है? आधा ही तो है, 50% तो है। इसका मतलब क्या लिखूंगा? फेस सेंटर एटम कितना होगा बेटा? 1/2 पार्ट। 1/2 पार्ट मतलब क्या? 50%। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? यहाँ तक ठीक है बेटा। चलो, एज सेंटर एटम की अगर मैं बात करूं तो अपना वही तरीका मैंने आपको बेसिक तरीका मेथड बताया बेटा। क्या? एज सेंटर एटम है यानी एज के सेंटर पर एटम रखो, एटम बनाओ और उसका पूरे का फॉर्मेशन कर लो। पूरे का फॉर्मेशन करना कैसे है? यानी इसके चारों तरफ ऐसी कई सारी यूनिट सेल लगा दो जिससे वो पूरा ढक जाए, पूरा कवर हो जाए। पूरा कवर करने के लिए कितनी यूनिट सेल लगानी पड़ रही है तो उससे आइडिया लग जाएगा कि इतनी यूनिट सेल से पूरा कवर हो रहा है, मतलब एक में इतना % पार्ट हो गया। मैथमेटिक्स लगा लेंगे फिर तो। कैसे बच्चों समझना इस बात को? एज सेंटर एटम की बात करा है तो सबसे पहले कोई एक एज फिक्स कर लो बेटा। कैसे? मान लो जैसे ये वाला एज है, जैसे मैं मार्कर रख रहा हूँ बेटा, समझ रहे होंगे इस बात को? ये वाला एज है, ठीक है, इस एज की मैं बात कर रहा हूँ, समझना इस बात को। ये एज है बेटा, इस एज के सेंटर पर मैंने एटम रख दिया। मैंने क्या कहा? इसको पूरे को कवर कर लो, आइडिया लग जाएगा। पूरा कवर करने के लिए ऐसा कैसा एक बॉक्स हमें पता है इसके बराबर में लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? यस और नो? क्लियर? एक बॉक्स इसके साइड में लगाऊंगा, लेकिन हमें पता ऊपर से दिख रहा नहीं दिख रहा? अरे ऊपर से दिख रहा है तो एक बॉक्स इसके ऊपर, एक बॉक्स इसके ऊपर, ऐसे सेम टू सेम। बॉक्स मतलब यूनिट सेल। ओके, तो मैंने क्या कहा? इस बॉक्स के फेस के मतलब एज के सेंटर पर कोई एटम रखा था, उसका पूरे का फॉर्मेशन, पहले बात तो पूरे का फॉर्मेशन करने के लिए पूरे को कवर कर दो। पूरे को कवर करने के लिए ऐसे और भी कई सारे बॉक्स लगाने पड़ रहे हैं तो लगा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इस एज के सेंटर पर इसके बराबर में एक बॉक्स और लगा दूं, ठीक है, लेकिन ऊपर से दिख रहा है। मैंने क्या कहा? हमें दिखाई नहीं देना चाहिए, मतलब पूरा कवर हो गया। पूरा कवर हो गया इसका मतलब है पूरा कवर, पूरा फॉर्मेशन हो गया। पूरे फॉर्मेशन के लिए कितने बॉक्स की जरूरत पड़ी वो चेक करना है। ओके, ये बॉक्स हो गया, बराबर में एक बॉक्स और लगा दो, इसके ऊपर एक बॉक्स लगा दो, इसके ऊपर एक बॉक्स लगा दो। क्लियर? ऐसे 4 बॉक्स को, सीधी सी बात है, एक में 90 डिग्री का एंगल है, यस और नो? ऐसे 4 बॉक्स लगा देंगे, टोटल एंगल कितना हो गया? 360 का हो गया बेटा। बात खत्म। तो क्या करेंगे? यानी एक एज के सेंटर पर कोई एटम था, उस पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए, साप्ते परमाणु का निर्माण करने के लिए ऐसे 4 बॉक्स, 4 यूनिट सेल लगानी पड़ी। इसका मतलब 4 यूनिट सेल से पूरा एक एटम बना है तो एक में क्या हो गया? 1/4। यस और नो? बात समझ में आई बेटा? तो क्या करेंगे? ए सेंटर वाला एटम कितना पार्ट कवर करता है? 1/4। 1/4 मतलब कितना हो गया? परसेंट में बोलूँ तो 25%। बात समझ में आ गई बेटा? चलो, कॉर्नर एटम की मैं बात करूँ बच्चों तो क्या करेंगे? देखो, कॉर्नर एटम की बात करें तो एक्चुअल में क्या होता है? कॉर्नर एटम वाला थोड़ा और अच्छे से समझना बेटा, थोड़ा टिपिकल है। कैसे? इस कॉर्नर एटम की मैं बात करूं तो सबसे पहले कॉर्नर पर एक एटम रख दो। जैसे मान लो बॉक्स को मैं यूनिट सेल मान रहा हूं और इसके कॉर्नर पर मैंने ये मार्कर रखा है। ओके, अपना तरीका वही है। इस बॉक्स में इस कॉर्नर एटम का कितना पार्ट प्रेजेंट है, ओके, ये चेक करने के लिए पूरे का फॉर्मेशन कर दो। पूरे का फॉर्मेशन करने के लिए क्या? पूरे को कवर कर दो, ढक दो। पूरे को कवर करने के लिए आसपास ऐसे कई सारे बॉक्स यूनिट सेल लगा दो। ओके, कैसे बेटा? इस बॉक्स के बराबर में एक तो यहाँ लगाना पड़ेगा, यस और नो? लगाना पड़ेगा। फिर इस बॉक्स के सामने लगाना पड़ेगा, इस बॉक्स के सामने लगाना पड़ेगा। इसके प्लेन में बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। क्या कहा? ये बॉक्स खुद था, इसके बराबर में एक और, फिर इसके आगे, फिर इसके आगे। अरे 4 ऐसे लग गए, 4 तो लग गए, लेकिन हमें पता है आमने सामने से तो कवर हो गया, लेकिन ऊपर से दिख रहा नहीं दिख रहा? ऊपर से दिख रहा है। इसका मतलब जो 4 बॉक्स हमने एक प्लेन में लगाए हैं ऐसे कैसे 1 2 3 4, इन चारों के ऊपर एक एक बॉक्स और लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा बेटा। एक बॉक्स इसके ऊपर, एक बॉक्स इसके ऊपर, एक बॉक्स इसके ऊपर, एक बॉक्स इसके ऊपर। अरे प्रैक्टिकली समझना इस बात को बेटा, बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। मैंने क्या कहा? ये जो कॉर्नर एटम है इसको पूरा कवर करने के लिए ऐसे कितने बॉक्स लगाने पड़े? 1 2, अरे एक तो खुद है ये, एक इसके बराबर में 2 हो गए, एक इसके आगे 3, एक इसके आगे,
ठीक है 4 हो गए। फिर इन चारों के ऊपर एक एक और रख दो बेटा, तो ऊपर से भी कवर होगा या नहीं होगा, होगा। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल कितने बॉक्स की जरूरत पड़ी बेटा, 8 बॉक्स की जरूरत पड़ी। 8 बॉक्स की जरूरत पड़ी तो एक में कितना पार्ट हो गया, 1/8। सीधी सी बात है, 8 बॉक्स 8 यूनिट सेल को मिलाने से पूरा एक एटम बन रहा है, तो एक में कितना हो गया, 1/8 पार्ट हो गया बेटा, सीधी सी बात है। 1/8 एक में, 1/8 दूसरे में, 1/8 तीसरे में, 1/8 चौथे में, ऐसे करते हुए सभी में 1/8 है, तो पूरा मिलकर क्या एक एटम बन जाएगा, पूरा एटम। क्लियर। तो एक यूनिट सेल में कितना पार्ट हो गया, 1/8। क्लियर। परसेंटेज में करें तो 1/4 से 1/8 है, तो इसका हाफ कर दो, कितना हो गया, 12.5%। क्लियर। तो ये ध्यान रखना कौन सा एटम कितना पार्ट कवर करता है। सीधा डाटा में लिखा देता, क्या बॉडी सेंटर एटम 1 पार्ट कवर करता है, 100% पार्ट प्रेजेंट होता है। फेस सेंटर एटम 50% होता है, यानी 1/2। ए सेंटर एटम 25% होता है, यानी 1/4। और कॉर्नर एटम क्या, यानी 12.5% होता है, यानी 1/8 पार्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन कैसे होता है, समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर। कोई भी दिक्कत बोलो बेटा, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बेटा। कोई भी दिक्कत हो बता सकते हो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो और कोई दिक्कत हो तो बोलो फटाफट फटाफट। कोई भी दिक्कत फटाफट बोलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया, सोहेल, फैसल, प्रेम, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा, यहाँ तक बात ठीक है। कुमकुम, अंधे बच्चे कहाँ गए। चलो करीना, कोई डाउट बेटा, कौन बच गया यार, करीना, दूरदृष्टि, शाहरुख, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। चलो, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत हुई बेटा, कौन सा समझ में नहीं आया, दूरदृष्टि समझ में नहीं आया। चलो बेटा दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आया इसका मतलब क्या है बेटा, देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला था वैसे वैसे प्रैक्टिकली क्लास के बाद करके जरूर देखना। ओके, कैसे बेटा, क्या करना है, बॉडी सेंटर्ड एटम, बॉडी सेंटर एटम यानी कोई एटम एक यूनिट सेल में कितना % प्रेजेंट होता है। मैंने क्या कहा, कोई भी एटम एक यूनिट सेल में कितना % प्रेजेंट होगा, उसका कितना पार्ट प्रेजेंट होगा, ये चेक करने के लिए क्या, उस पूरे एटम का फॉर्मेशन कर लो, ताकि डाटा आपको रटना नहीं पड़ेगा। तरीका मैंने बताया कैसे, उस पूरे एटम का फॉर्मेशन कर लो बेटा। पूरे एटम का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना है आपको, उस पूरे एटम को चारों तरफ से ढक दो बेटा, ऐसी कई सारी यूनिट सेल लगाकर। ओके, अगर क्या ऑलरेडी वो एटम यानी पूरा कवर करने का मतलब कि आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। ओके, उसके आसपास ऐसी कई सारी यूनिट सेल लगा दो। कैसे बेटा, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये क्लासरूम है, इसको यूनिट सेल मानो, तो कोई बच्चा मान लो क्लासरूम के सेंटर में प्रेजेंट है, तो ये बताओ उस बच्चे का कोई भी बॉडी पार्ट क्या है, अरे यूनिट रूम के बाहर प्रेजेंट है क्या, नहीं। इसका मतलब उसका पूरा का पूरा बॉडी पार्ट यूनिट सेल के अंदर ही है। इसका मतलब 100% पार्ट यूनिट सेल के अंदर है, यानी 1 पार्ट, 100% मतलब 100/100 यानी 1। क्लियर, ठीक है। अब कहूँ फेस सेंटर एटम, सपोज करो बेटा कोई विंडो है, मान लो जैसे रूम है उसकी विंडो है, किसी अंधे बच्चे को अपन बाहर लटका दे बेटा। ओके, तो क्या कहा, उस बच्चे को अपने बाहर लटका दिया, बाहर लटका दिया तो क्या आधा इधर आधा उधर, इसका मतलब क्या होगा, उस बच्चे का पूरा बॉडी पार्ट क्या है, अरे फेस सेंटर मैंने बोला है तो समझ गए होंगे, जैसे रूम की विंडो होती है, इधर वाला फेस है और उसका सेंटर है। क्लियर, उस विंडो से अंधे बच्चे को बाहर लटका दे, लटक मत जाना रे, ध्यान रखना। ओके, समझने के लिए कि मतलब डूब के एक्टिंग करूं, इतना ध्यान रखना, इतनी भयंकर दिमाग मैथमेटिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकली समझ लेना। कैसे, उस अंधे बच्चे को रूम विंडो के बाहर लटका दिया, उसकी बॉडी का आधा पार्ट क्या है, आधा पार्ट उधर है, आधा पार्ट रूम के अंदर है। अब क्या करेंगे, अगर मान लो ऐसे, मान लो 2 रूम के बीच में विंडो बेटा, जैसे मान लो इस मार्कर की बात करूं बेटा, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है। ओके, अब क्या, मान लो बॉडी सेंटर एटम वाला तो पूरा तो इसके सेंटर में था, जैसे मान लो ये कैप है, ये मार्कर की कैप है बेटा, ये यूनिट सेल है, तो ये देखो ये तो इसके सेंटर में होती है, हमें दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब इस एटम का 100% पार्ट क्या इस यूनिट सेल के अंदर ही है बेटा, इसका मतलब 1 पार्ट प्रेजेंट कवर करेगा, यानी 100% इसके अंदर है। क्लियर, ठीक है। फेस सेंटर वाला कैसे
कैसे होता है, 50% इसके अंदर 50% इसके अंदर, इस टाइप से होता है। आ गया समझ में? इसका मतलब एक यूनिट सेल की बात करूँ तो कितना है, 50% यानी 1/2। समझ में आ गया? वैसे ही ए सेंटर वाला होता है, ए सेंटर वाला जैसे मैंने बोला बेटा ए सेंटर, अरे ये सीधी सी बात है, ये एंगल कितने हैं 90, तो ए सेंटर यहाँ कोई एटम प्रेजेंट है तो 1/4 पार्ट इसमें होगा, इसके पास वाले में 1/4 होगा, इसके ऊपर 1/4 होगा और इसके ऊपर जो होगा उसमें 1/4 होगा। यानी 4 ऐसे बॉक्स को बराबर में रख के देख लेना, बीच में इस कुछ आपको बिल्कुल क्या ये वाला एज का एटम पूरा कवर हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या 4 को मिलाने से पूरा कवर हो गया, पूरा ढक गया, एक में कितना 1/4। क्लियर? ठीक है बेटा। अब कॉर्नर एटम की बात करो तो कॉर्नर पर कोई एटम मान लो, कॉर्नर पर एटम हो गया, इस कॉर्नर को पूरा कवर करके देख लेना। क्या ये मान लो कोई कॉर्नर है, कॉर्नर को पूरा कवर करने के लिए क्या करूँगा बच्चों, देखो एक बॉक्स इसके बराबर में यहाँ पर, फिर क्या करूँगा एक बॉक्स इसके ऊपर, एक बॉक्स इसके ऊपर। क्लियर? अरे सीधी सी बात है, ऊपर से कवर हो गया, लेकिन सामने से कवर करने के लिए जैसे 4 बॉक्स मैंने कैसे लगाए हैं, एक ये एक इसके बराबर में, फिर दोनों के ऊपर 2। समझ में आ गया? यानी 4 बॉक्स हो गए बेटा लाइन से। अब चारों के आगे 4 और लगा दूंगा सामने की साइड से, ताकि सामने की साइड से नहीं दिखे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 तो ये और 4 इनके सामने। इसका मतलब टोटल ऐसे 8 बॉक्स 8 यूनिट सेल से क्या हो जाएगा, पूरा एटम कवर हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या, पूरे एटम को कवर करने के लिए, पूरे एटम को बनाने के लिए ऐसे कितने बॉक्स लगाने पड़े, 8 बॉक्स लगाने पड़े। तो एक में कितना पार्ट हो गया 1/8। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। अब बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत फटाफट बोलो। डाटा रटना नहीं है, इसलिए मैंने बोला क्लास के बाद थोड़ा इसे प्रैक्टिकली समझ के देखना बेटा, इजी वे में समझ में आएगा जैसे मैंने बताया। ओके चलो बेटा, वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं एक क्वेश्चन इसमें और कैसे बना सकता है बेटा। समझना, आपको क्या सिर्फ डाटा दे देगा, क्या कहा, सिर्फ डाटा दे देगा, जिसमें आपको कैसे पूछेगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल कैसे बना देगा। समझना बेटा, एक न्यूमेरिकल इसमें बनता है नंबर ऑफ यूनिट सेल का। ओके, नंबर ऑफ यूनिट सेल की अगर मैं बात करूँ तो कैसे करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, आपको कोई भी डाटा दे देगा, डाटा आपको कई टर्म में दे सकता है, मास की टर्म में दे सकता है, वॉल्यूम की टर्म में दे सकता है, या नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म में दे सकता है। क्या फिर पूछेगा नंबर ऑफ यूनिट सेल्स क्या होगी, एकक कोशिकाओं की संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बोले तो क्या करना है, टोटल मास, टोटल मास अपॉन क्या करेंगे, मास ऑफ 1 यूनिट सेल। क्या कहा, टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 यूनिट सेल। क्लियर? अगर वॉल्यूम की टर्म में दे तो क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल की टर्म में दे तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। ओके, मैंने क्या कहा बच्चों, आपसे बोले एकक कोशिकाओं की संख्या, क्या कहा, कुल द्रव्यमान बटे एक एकक कोशिका का द्रव्यमान। ओके, क्या कहा, कुल आयतन बटे एक एकक कोशिका का आयतन, या फिर कुल परमाणुओं की संख्या या कुल कणों की संख्या बटे एक एकक कोशिका में कणों की संख्या। क्लियर? किसी भी टर्म में आपको दे सकता है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल भी दे सकता है, या फिर वॉल्यूम की टर्म में दे सकता है, या फिर मास की टर्म में दे सकता है। ओके, प्रैक्टिकली इस बात को समझना बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है। कैसे, एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैंने कोई चौक बॉक्स लिया बेटा। ओके, कोई बॉक्स मैंने लिया, चौक की जरूरत नहीं, मार्कर है, पेन है बेटा, कुछ भी है। सपोज करो कोई बॉक्स लिया है, उसमें मान लो सेम मास के कई सारे पेन रखे हैं। मैंने क्या कहा, कई सारे पेन हमें रखे मान लो इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स का पूरे का मास आपसे बोला गया है 100 ग्राम है, इजी वे में। क्या कहा, पूरे बॉक्स का मास कितना है बेटा, 100 ग्राम है। अब ये ध्यान रखना, ये जो मास है इसके अंदर रखे पेन की वजह से है। क्यों, ये मान लो जो बॉक्स का कवर है ये क्या, पतली पॉलीथीन का बेटा, ठीक है, जिसका मास नेग्लिजिबल है। क्लियर? इसका मतलब टोटल मास जो आ रहा है वो क्या, 100 ग्राम। वो किसकी वजह से आ रहा है, टोटल जो इसके अंदर पेन रखे हैं उनकी वजह से आ रहा है। क्लियर? ठीक है। अब आपसे बोला जाए एक जो पेन है उसका मास है 2 ग्राम है। मैंने क्या कहा, पूरे बॉक्स का मास हमारे पास क्या आ रहा है, 100 ग्राम। एक पेन है उसका मास कितना है बेटा, 2 ग्राम। तो आपसे बोले इसमें टोटल कितने पेन होंगे, तो आप क्या करोगे, टोटल मास कितना था 100, एक पेन का कितना आ रहा है 2, यानी कितने करोगे 50 पेन्स आ जाएंगे। यस और नो? एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया, बिल्कुल लॉलीपॉप एग्जाम्पल समझने के लिए। ओके, अंधे बच्चे भी बता सकते हैं इसका आंसर। तो बात समझ में आई क्या, मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, हमने क्या किया, टोटल मास इतना था, उसके अंदर एक पेन का मास इतना है, तो टोटल मास में एक पेन के मास से डिवाइड
डिवाइड कर दिया तो कुल कितने पेन होंगे, उनका नंबर आया नहीं आया, आ गया बेटा। वही बात है बच्चों, कैसे सभी एटम्स वगैरह एक जैसे होते हैं तो क्या टोटल मास जो दे रखा है, और हमें पता पूरी स्ट्रक्चर का जो मास है उसमें एक यूनिट सेल, क्योंकि उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट सभी एक जैसे होंगे, तो एक यूनिट सेल के मास से डिवाइड कर दूं तो पूरी स्ट्रक्चर में कितनी यूनिट सेल है उसका नंबर आ जाएगा। ओके, या फिर बोले पूरी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम ये है, उसका एक छोटा सा जो पार्ट है एक यूनिट सेल का वॉल्यूम ये है, तो टोटल वॉल्यूम में पूरी स्ट्रक्चर के वॉल्यूम में क्या एक यूनिट सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो टोटल कितनी यूनिट सेल है उस स्ट्रक्चर में वो आ जाएगी। क्लियर। या फिर क्या पूरी स्ट्रक्चर के अंदर इतने पार्टिकल है, एक यूनिट सेल के अंदर इतने पार्टिकल है, तो दोनों को डिवाइड रेशियो कर दे बेटा तो क्या हो जाएगा, यूनिट सेल का नंबर आएगा या नहीं आएगा, यस और नो। क्लियर। तो ये अपने बात की है यूनिट सेल के रेस्पेक्ट में कंप्लीट हमें कैसे पूछ सकता है, क्या कर सकता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट। आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट बोलो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं, 1 बाय 1। जैसे आपको याद है लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस नाम लिया था बीच में, SCC, BCC, FCC, ECC, ये सब नाम आए थे, याद है ना। उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे 1 बाय 1। इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। क्लियर। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है बता सकते हो। दृष्टि, करीना, कुमकुम, फैसल, सोहेल, प्रेम, शाहरुख, फटाफट बताओ बेटा। कोई भी दिक्कत हो तो फिर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। समझ आ गया सर, वेरी गुड, नो सर, क्लियर सर, वेरी गुड, नो सर, वेरी गुड, वेरी गुड। करीना, दृष्टि, नो सर, नो सर, नो सर। और कोई दिक्कत, चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है सर, क्लियर, वेरी गुड। चलो बेटा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की एक एक कोशिकाएं, SCC, BCC, FCC, ECC, ये सब क्या होते हैं कैसे। लेकिन मैंने बोला भी था, एक बात तो बात समझ में आ गई होगी, पूरे लेक्चर में 1 सेकंड भी नहीं रुका समझाते समझाते मैं। क्यों, मैंने क्या कहा था, पूरे चैप्टर का बैकबोन है बेटा। क्लियर। कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, इन सब का मतलब क्या होता है, इनका नंबर क्या होता है, बॉडी डायगोनल, एज डायगोनल, फेस डायगोनल, इनका नंबर क्या होता है, इनकी डिस्टेंस लेंथ क्या होती है, ठीक है। फिर कौन सा एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल में, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की बेटा। प्रैक्टिकली आपको भी लेक्चर दोबारा देख के ऐसे ही प्रैक्टिकली समझना है कि सर ने कहा था ऐसे करना है वैसे करना है, उसी के अकॉर्डिंग। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना बेटा कॉल करके। बात समझ में आ गई, ओके, यस और नो, ठीक है बेटा। अच्छे से रिवाइज करना, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बेटा।